U13 हिंदी अध्याय 121 फसल 5वां अद्यतन _1 रक्त चित्रण कला से हाल ही में मरे हुए राक्षस जानवरों का रक्त निकाला जा सकता था। स्प्लिट क्लॉ वुल्फ डेमन जख्मों से लथपथ जमीन पर पड़ा था, उसकी चोटों से ताज़ा खून बह रहा था। हालांकि कुछ ही पलों में वह जम गया, इसलिए सामान्य तरीकों से राक्षस का खून प्राप्त करना संभव नहीं था। मोहुआ ने स्प्लिट क्लॉ के हृदय वाहिका की ओर इशारा किया और दाहू से कहा, यहाँ एक चीरा लगाओ। दाहू को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपना ब्लेड निकाला और स्प्लिट क्लॉ के हृदय वाहिका में वार कर दिया। स्प्लिट क्लॉ का शरीर कठोर था और एक छोटा सा चीरा लगाने के लिए दाहू को कई वार करने पड़े। मोहुआ ने चीरे पर एक जैद की बोतल रखी, फिर अपनी हथेली स्प्लिट क्लॉ की हृदय वाहिका के पास रखी और फर के नीचे बहते हुए अभी भी जीवंत राक्षसी रक्त को महसूस किया। फिर उसने रक्त चित्रण कला के मुख्य बिंदुओं के अनुसार अपनी दिव्य इंद्रिय को सक्रिय किया, जिससे राक्षसी रक्त जैद की बोतल में प्रवाहित हो गया। ये जैद बोतलें विशेष जैद से बनी थीं, जो विशेष रूप से कीमती नहीं थीं, लेकिन वे आध्यात्मिक ऊर्जा को संरक्षित कर सकती थीं और राक्षस के रक्त को कुछ समय के लिए खराब होने से बचा सकती थीं। मोहुआ के हाथ में जो जैद की बोतल थी, वह मूल रूप से आध्यात्मिक स्याही रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। स्याही खत्म होने के बाद मोहुआ ने बोतल का फिर से इस्तेमाल किया। मोहुआ ने राक्षस के रक्त को जैद बोतल में खींचने के लिए रक्त चित्रण कला का उपयोग किया। थोड़ी देर में उसके हाथ में जैद की बोतल भर गई। मोहुआ ने उसे सीलबंद किया और दूसरी बोतल से बदल दिया। इस तरह मोहुआ ने रुकने से पहले लगातार राक्षस का 10 बोतल खून निकाला। स्प्लिट क्लॉ की रक्त वाहिकाओं में बहुत कम रक्त बचा था और यह धीरे धीरे ठंडा हो गया तथा धीरे धीरे बहने लगा, जिससे इसकी उपयोगिता बहुत कम हो गई, इसलिए इसे निकालना जारी रखना आवश्यक नहीं था। दिव्य ज्ञान के प्रयोग ने मोहुआ की काफी ऊर्जा खर्च कर दी, जो मोटे तौर पर 7 या 8 संरचना पैटर्न के साथ एक संरचना को चित्रित करने के बराबर थी। एक औसत साधक के लिए यह एक बड़ा बोझ हो सकता है, लेकिन मोहुआ, एक फॉर्मेशन मास्टर के लिए, यह वास्तव में ज्यादा नहीं था। मोहुआ दिव्य अनुभूति को पुनः प्राप्त करने के लिए ध्यान में बैठ गया। स्टोरेज बैग में राक्षस के खून की 10 बोतलों को देखकर मोहुआ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये राक्षस रक्त मोहुआ के लिए कई संरचनाओं को चित्रित करने के लिए पर्याप्त था। दाहू और अन्य दो ने उत्सुकता से जैद की बोतलों की जांच की और मोहुआ को देखने से खुद को रोक नहीं सके। जियाओहू ने कहा, क्या ये रक्त उपयोगी है? हाँ, इसका उपयोग ड्राइंग फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। क्या हम आपको राक्षस का खून इकट्ठा करने में मदद कर सकते हैं? ऐसा करने के लिए आपको रक्त चित्रण कला का उपयोग करना होगा। मोहुआ ने संक्षेप में बताया कि रक्त चित्रण कला का उपयोग कैसे किया जाता है। दाहू और अन्य लोगों ने असमंजस के साथ सुना और अंततः हार मानने का निर्णय लिया। मोहुआ, आप वास्तव में बहुत कुछ जानते हैं, श्यांगहू ने प्रशंसा की। दाहू और शियाओहू ने सहमति में सिर हिलाया। मोहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप और किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मोहुआ ने राक्षस का खून जमा कर लिया और फिर कहा, तो हमें इस राक्षस जानवर के साथ क्या करना चाहिए? दाहू और बाकी लोग खुशी से झूम उठे। ये पहली बार था जब उन्होंने खुद किसी राक्षस जानवर को मारा था और उसके अंग बेच पाए थे। यद्यपि यह मुख्य रूप से मोहुआ की संरचनाओं के कारण था, फिर भी वे बहुत खुश थे। हमें इसकी खाल उतारनी होगी, हड्डियां निकालनी होंगी, दांत और पंजे काटने होंगे और हृदय, रक्तवाहिनियां और आंतरिक अंग भी निकालने होंगे। श्यांगहू ने मोहुआ को एक एक करके ये कार्य बताए। मोहुआ ने अपना सिर खुजलाया, वो वास्तव में नहीं जानता था कि इन मामलों को कैसे संभालना है। दाहू ने कहा, तुम पास ही जाकर खिलो, इधर उधर मत भटकना। हम इस राक्षस जानवर के कपड़े उतारकर फिर साथ साथ वापस चलेंगे। फिर दाहू और अन्य लोगों ने अपनी आस्तीन चढ़ाई, ब्लेड निकाले और राक्षस जानवर की खाल उतारना शुरू कर दिया तथा अन्य मूल्यवान सामग्री निकाल ली। 2 घंटे पहले जो स्प्लिट क्लॉ चमक रहा था, वह अब भयावह तरीके से मृत हो चुका था। मोहुआ को उसके प्रति सहानुभूति महसूस नहीं हुई, क्योंकि यदि वह राक्षस जानवर नहीं मरा होता, तो हो सकता है कि अब उसके टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हों। इस राक्षस जानवर की लार गंदी और मछली जैसी थी, संभवतः इसने पहले ही कई राक्षस शिकारियों को मार डाला था। जबकि दाहू और अन्य लोग राक्षस जानवर की खाल उतार रहे थे, मोहुआ इधर उधर घूम रहा था, पहाड़ों, पेड़ों, पानी को देख रहा था और बिग ब्लैक माउंटेन के वातावरण को जान रहा था। ये बिग ब्लैक माउंटेन में उनका पहला प्रवेश था। सुबह जब वह पहाड़ पर चढ़ा तो उसे थोड़ी घबराहट और बेचैनी महसूस हुई।
लेकिन यहाँ आधा दिन बिताने, स्प्लिट क्लॉ को डिजाइन करने और उसे मारने, साथ ही राक्षस का खून इकट्ठा करने के बाद उसकी मानसिकता काफी शांत हो गई। राक्षस जानवरों के शिकार की प्रक्रिया आमतौर पर मोहुआ की योजना के अनुसार चली। इस रणनीति के लिए ध्यान और धैर्य की आवश्यकता थी, लेकिन ये सरल और कुशल थी, जिससे सुरक्षा और उपज अधिकतम हो गई। इसके बाद उन्हें विभिन्न राक्षस जानवरों के लिए मामूली समायोजन करने की आवश्यकता थी। इस तरह भले ही मोहुआ एक बॉडी कल्टीवेटर नहीं था, वह राक्षस शिकार में भाग ले सकता था और विभिन्न राक्षसों का शिकार करके उनके अलग अलग 5 तत्वों के राक्षस रक्त को प्राप्त कर सकता था। एक बार जब दाहू और अन्य दो ने स्प्लिट क्लॉ की खाल उतारना समाप्त कर लिया, तो उन्होंने मोहुआ को बुलाया और बिग ब्लैक माउंटेन छोड़ दिया। वे सुबह पहाड़ पर प्रवेश करते, दोपहर को शिकार करते और शाम को चले जाते। एक दिन से भी कम समय में उन चारों ने एक मध्य चरण रैंक एक राक्षस जानवर का शिकार किया था। यदि स्प्लिट क्लॉ की खाल और पंजों से भरे हुए स्टोरेज बैग न होते तो दाहू और अन्य लोगों को लगता कि वे सपना देख रहे हैं। इसके बाद वे स्प्लिट क्लॉ की सामग्री बेचने के लिए मार्केट टाउन गए। स्प्लिट क्लॉ सामान्य मॉन्स्टर बीस्ट्स थे, जो बहुत महंगे नहीं थे, लेकिन उन्हें बेचना भी मुश्किल नहीं था। कुछ मोलभाव के बाद उन्होंने उन्हें कुल मिलाकर 80 स्पिरिट स्टोन्स से अधिक में बेच दिया। मोहुआ की फॉर्मेशन पेंटिंग और फॉर्मेशन के सक्रियण की लागत में कटौती के बाद प्रत्येक व्यक्ति ने 12 स्पिरिट स्टोन्स को विभाजित किया। अपने हाथों में भारी भरकम स्पिरिट स्टोन्स पकड़े हुए दाहू और अन्य लोग स्तब्ध दिख रहे थे। यह उनके जीवन में पहली बार था कि उन तीनों ने इतने सारे स्पिरिट स्टोन अर्जित किए थे। मोहुआ को इसकी आदत थी, लेकिन दाहू और अन्य लोगों का उत्साह देखकर वह बहुत खुश हुआ। दाहू ने कहा, मोहुआ, हम तुम्हारे ऋणी हैं, तुम जो भी खाना चाहो वह हमारा है। ये सही है, हम आपका इलाज कर रहे हैं। श्वांगहू और जियाओहू ने सहमति में सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, मैं भी आपकी मदद का ऋणी हूँ। मोहुआ ने अपना हाथ हिलाया। अभी के लिए स्पिरिट स्टोन्स रख लो, चलो किसी और समय जब हम खाली हों तो साथ में पहाड़ों पर चलते हैं। राक्षस जानवरों के पास मजबूत शारीरिक शरीर थे और उनकी रक्त क्यूई जल्दी से ठीक हो गई थी, और हालांकि मोहुआ एक संरचना का उपयोग करके उन्हें गंभीर रूप से घायल कर सकता था या यहां तक कि मौत के करीब पहुंचा सकता था, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं था कि यह घातक होगा। वह बॉडी कल्टीवेटर नहीं था और नजदीकी मुकाबले में कुशल नहीं था, इसलिए उसे काम पूरा करने के लिए दाहू और अन्य लोगों की मदद की जरूरत थी। यद्यपि उसने जल पारगमन चरण सीख लिया था और राक्षस जानवरों से उलझ सकता था, फिर भी उसे वह जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार अच्छे तैराक भी डूब सकते हैं। अति आत्मविश्वास देर सवेर गिरावट का कारण बनता है। राक्षस जानवर को बेचने और आत्मा पत्थरों को विभाजित करने के बाद उन्होंने सड़कों पर चमकती रोशनी को देखने के लिए ऊपर देखा। रात को सड़कें जीवंत हो रही थीं। मोहुआ फॉर्मेशन पेंटिंग और मंत्रों के अभ्यास में व्यस्त था और उसे बाहर गए हुए काफी समय हो गया था। तीनों के लिए भी यही स्थिति थी। जब से वे मॉन्स्टर हंटर्स बने, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भारी पत्थर उनके कंधों पर दबा हुआ है, जिससे वे उदास हो गए हैं। अब जबकि उन्होंने एक राक्षस जानवर का शिकार कर लिया था, तो उन्होंने राहत की सांस ली, बहुत हल्का महसूस किया और घर जाने से पहले सड़क पर टहलते हुए नए और हलचल भरे दृश्य का आनंद लिया। रास्ते में जियाओहू ने पूछा, हमें इन आत्मा पत्थरों के साथ क्या करना चाहिए? कुछ सोचने के बाद श्वांगहू ने कहा, मैं इन्हें मां को देना चाहता हूं। तीनों चुप हो गए। फिर उन्होंने अपने स्पिरिट स्टोन्स को एक साथ इकट्ठा किया, कुल मिलाकर 30 से अधिक। जब वे घर पहुंचे तो काफी देर हो चुकी थी। आंटी मेन खाना गर्म कर रही थी और उन्हें देखकर शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सकी। पूरे दिन मुझे पता ही नहीं चला कि तुम कहां भागे रहे, खाने की भी जहमत नहीं उठाई, मैंने इसे कई बार गर्म किया है। दाहू ने उसे स्टोरेज बैग सौंप दिया। आंटी मेंग ने इसे लिया, इसका आश्चर्यजनक वजन महसूस किया और उलझन में पूछा, यह क्या है? इसे खोलने पर उसे 30 से अधिक चमकदार स्पिरिट स्टोन मिले। आंटी मेंग आश्चर्यचकित रह गईं। उन्होंने कहा, माँ, हमने ये आत्मा पत्थर राक्षस शिकार से अर्जित किए हैं, कृपया इन्हें ले लीजिए। आंटी मेंग को होश में आने में एक पल लगा। अपनी आंखों के सामने बड़े हो चुके 3 बच्चों को देखकर उनकी आंखों से एक पल में आंसू बह निकले। वह संतुष्ट महसूस कर रही थी, मुस्कुराना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसने अपने जीवन में बहुत से आंसू बहाए थे, सभी नमकीन और कड़वे, लेकिन आज के आंसू खुशी के थे। इसके बाद जब भी दाहू और उसके 2 साथियों के पास खाली समय होता, मोहुआ उनके साथ पहाड़ों में जाकर जाल संरचनाओं का उपयोग करके राक्षस जानवरों का शिकार करता।
वे राक्षस जानवरों को मारने के बाद आत्मा पत्थरों को विभाजित करेंगे और महुआ राक्षस रक्त भी निकाल सकता है। जबकि दाहू और अन्य लोग खुश थे, वे कुछ चिंतित भी थे और उन्होंने महुआ से कहा, यदि हम ऐसा करते हैं, केवल गंभीर रूप से घायल राक्षस जानवरों को मारते हैं और उनका सीधे सामना नहीं करते हैं, तो क्या हमारे ताओवादी कौशल कमजोर नहीं हो जाएंगे? महुआ ने उत्तर दिया, इसे युद्ध के माध्यम से युद्ध को पोषित करना कहते हैं। पहले राक्षस जानवरों का शिकार करो और आत्मा रत्न अर्जित करो, फिर अपनी साधना बढ़ाओ। एक बार तुम्हारी साधना ऊंची हो जाए तो आमने सामने की टक्कर के बारे में सोचने में देर नहीं लगेगी। महुआ ने उनकी ओर देखा और कहा, हम अभी जवान हैं और राक्षस जानवरों से लड़ना हमारे लिए स्वाभाविक रूप से नुकसानदेह है। अगर हम रणनीति नहीं सोचेंगे तो हम मर ही जाएंगे। दाहू और उसके साथियों ने बार बार सहमति में सिर हिलाया। इसलिए तीनों ने महुआ द्वारा राक्षस शिकार के लिए डिजाइन किए गए तरीकों का पालन किया और समय के साथ और अधिक परिचित और तालमेल बिठाते गए। राक्षस जानवरों का सामना करते समय वे अब पहले की तरह डर के मारे अपना संयम नहीं खोते थे। हालांकि कई राक्षस जानवरों को मारने के बाद भी कुछ अप्रत्याशित हुआ। एक दिन उन्होंने एक अग्नि थूकने वाले कुत्ते को घेर लिया जो मनुष्य जितना लंबा था, जिसकी जीभ और आंखें लाल थीं। एक दर्जन से अधिक मुठभेड़ों के बाद फायर स्पिटिंग हाउंड ने श्वांगहू के ब्लेड से वार झेला, लेकिन उसे एक रास्ता मिल गया, उसकी आकृति की एक झलक मिल गई और वह दाहू और उसके साथियों के घेरे से बच निकला। यह अग्नि थूकने वाला शिकारी कुत्ता राक्षस जानवरों के मध्य चरण के शिखर पर था और बाद के चरण के करीब था, इसलिए पृथ्वी अग्नि संरचना के कारण होने वाली क्षति उस पर उतनी गंभीर नहीं थी जितनी अन्य राक्षस जानवरों पर थी। 10 फीट दूर भागने के बाद फायर स्पिटिंग हाउंड ने लाल आंखों से घूरते हुए ऐसा प्रतीत हुआ कि वह दाहू और उसके साथियों को याद करने के लिए प्रतिबद्ध था और फिर जाने के लिए मुड़ गया। आधे रास्ते में उसकी नाक हिल गई और उसने अचानक देखा कि महुआ पास की कुछ चट्टानों के पीछे छिपा हुआ है। महुआ के क्यूई शोधन के 5वें स्तर पर होने के कारण उसका साधना स्तर ऊंचा नहीं था और उसका रक्त क्यूई कमजोर था। आग उगलने वाले कुत्ते की आंखें लाल रोशनी से चमक उठी और उसके दांतेदार मुंह से उसकी लार टपक रही थी, जिसमें खून की बू आ रही थी। वह मुड़ा और सीधा महुआ की ओर दौड़ा। दाहू ने तुरंत चिल्लाकर कहा, महुआ, भागो। महुआ एक क्षण के लिए ठिठक गया, लेकिन फायर स्पिटिंग हाउंड पहले ही उसके पीछे चक्कर लगा चुका था। उसके खुले जबड़े उसे बुरी तरह काट रहे थे। फायर स्पिटिंग हाउंड की आंखों में एक क्रूर और उत्तेजित चमक थी, फिर भी जब उसके जबड़े बंद हो गए तो उसे न तो मीठे खून का स्वाद मिला और न ही उस स्वादिष्ट मांस का जिसकी उसे उम्मीद थी। इसने खाली हवा को काट लिया था। महुआ पहले से ही 1 दर्जन फीट दूर खड़ा था, कुछ तनावग्रस्त दिख रहा था, लेकिन घबराया हुआ नहीं था। अग्नि थूकने वाले शिकारी कुत्ते के चेहरे पर उलझन थी, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि युवा किसान उसके हमले से कैसे बच निकला। दाहू और उसके साथी दूर से दौड़ते हुए आए और जोर से चिल्लाए। आग उगलने वाला शिकारी कुत्ता अपनी आंखों में तिरस्कार भरी नजर के साथ उछल पड़ा और महुआ की ओर और भी अधिक गति से दौड़ा। ये केवल 10 फुट की दूरी थी और उसने इसे पलक झपकते ही कवर कर लिया। उसके पंजे महुआ के शरीर के अंदरूनी हिस्सों पर टूट पड़े और उसकी नजर में युवा कल्टीवेटर के पास बचने के लिए कोई जगह नहीं थी। हालांकि महुआ बिना किसी चेतावनी के एक कदम पीछे हट गया। उसका शरीर हल्का और स्थिर था, जिससे वह आसानी से वार से बच गया। फायर स्पिटिंग हाउंड क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, जबकि महुआ ने अवसर का लाभ उठाते हुए 30 फीट पीछे हट गया। उसकी निगाहें शांत और यहां तक कि थोड़ी उपहासपूर्ण भी थीं। इस उपहास से अग्नि थूकने वाला शिकारी कुत्ता क्रोधित हो गया, उसकी आंखें लाल हो गईं तथा उसका फर लाल हो गया, जब तक कि उसके शरीर के चारों ओर आग की लपटें नहीं उठने लगीं। जब अग्नि थूकने वाला शिकारी कुत्ता सचमुच क्रोधित हो जाता था तो उसका पूरा शरीर आग की लपटों से भर जाता था। अच्छा नहीं है। दाहू और उसके साथी जब आधे रास्ते पर थे तो उन्होंने ये देखा और वे हैरान रह गए। क्रोधित अग्नि थूकने वाला कुत्ता एक ज्वाला की तरह बढ़ी हुई गति के साथ सीधे महुआ पर टूट पड़ा और वह उग्र राक्षसी शक्ति से भी भर गया। राक्षसी जानवरों की राक्षसी शक्ति से निर्मित इस प्रकार की ज्वाला साधक के शरीर को नष्ट कर सकती थी, उसकी आध्यात्मिक शक्ति को जला सकती थी और यहाँ तक कि साधक की शिरोबिंदुओं को भी नष्ट कर सकती थी। एक बार शरीर में प्रवेश करने के बाद इसे मिटाना मुश्किल था। महुआ की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई क्योंकि उसने अपनी दिव्य भावना को सीमा तक धकेल दिया। आग उगलने वाले कुत्ते के प्रक्षेपवक्र को समझते हुए, साथ ही साथ अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उत्तेजित करते हुए जल पासिंग सटेप का प्रदर्शन किया।
फायर स्पिटिंग हाउंड के प्रत्येक कदम के साथ मोहुआ एक कदम पीछे हटता। फायर स्पिटिंग हाउंड के हर हमले के साथ मोहुआ बाल बाल बच निकलने में कामयाब रहा। उसका रूप पानी की तरह बह रहा था, अलौकिक और मायावी। कई हमलों के बाद मोहुआ गंभीर खतरे में दिखाई दिया, फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दाहू और उसके साथी धड़कते दिलों और खुले मुंह से ये सब देख रहे थे। ये किस प्रकार की आंदोलन तकनीक थी? वास्तविकता में वापस आकर तीनों तुरंत मोहुआ की ओर बढ़े। कई असफल हमलों के बाद और ये देखकर कि दाहू और उसके साथी निकट आ रहे हैं, अग्नि थूकने वाले कुत्ते ने अपनी राक्षसी शक्ति को चरम सीमा तक बढ़ा दिया, जिससे उसके शरीर पर आग की लपटें और भी अधिक भयंकर रूप से जलने लगीं। उसने अपनी आंखों में भयंकर रोशनी चमकाते हुए मोहुआ को घूरा। एक पल में मोहुआ ने अनुमान लगाया कि यह मौत से लड़ने के लिए तैयार था। जब तक वह उसे मारता रहेगा और अपने रक्त क्यू को पुनः प्राप्त करने के लिए उसके मांस और रक्त को खाता रहेगा, तब तक वह दाहू और अन्य लोगों के साथ उलझता रहेगा, या कम से कम आसानी से पीछे हट सकता है। मोहुआ की निगाहें तेज हो गईं जब उसने फायरबॉल तकनीक को अपनी उंगलियों के बीच इकट्ठा किया। इस दूरी पर मोहुआ के लिए फायरबॉल तकनीक का प्रयोग करना पर्याप्त था, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह राक्षस जानवर के खिलाफ कितना प्रभावी होगा। हालांकि इससे पहले कि मोहुआ फायरबॉल तकनीक जारी कर पाता, एक चाकू आसमान से नीचे आया और फायर स्पिटिंग हाउंड को छेद दिया, जिससे वह जमीन पर मजबूती से दब गया। आग उगलने वाले कुत्ते ने कुछ देर तक संघर्ष किया और उसके शरीर की लपटें धीरे धीरे बुझ गईं। आखिरकार उसकी सांसें थम गईं, लेकिन उसकी आंखों में क्रूरता बनी रही। मोहुआ चौंक गया और ऊपर देखा तो मोशान दूर एक चट्टान पर अकेला खड़ा था। उसका चेहरा पानी की तरह स्थिर था। मोहुआ के दिल में एक ठंडक छा गई। ये खत्म हो चुका था। वह चुपके से पहाड़ में घुस गया था और उसके पिता को इसका पता चल गया था। मोहुआ ने अपने माता पिता को ये बात नहीं बताई थी क्योंकि उसे डर था कि वे चिंतित हो जाएंगे, और साथ ही वह जानता था कि वे बिग ब्लैक माउंटेन में उसके प्रवेश से सहमत नहीं होंगे। यद्यपि बिग ब्लैक माउंटेन खतरनाक था, लेकिन कोई भी व्यक्ति जीवन भर इससे बच नहीं सकता था। पूरी तैयारी और सावधानी के साथ बिग ब्लैक माउंटेन निश्चित मृत्यु का स्थान नहीं था। मोहुआ को पता था कि उसके माता पिता को देर सवेर पता चल ही जाएगा, लेकिन उसे इतनी जल्दी पता चल जाने की उम्मीद नहीं थी। बिग ब्लैक माउंटेन में राक्षस जानवरों का शिकार करने की उनकी योजना अभी शुरू ही हुई थी। मोहुआ ने आह भरी और अंततः उसे किसी उद्यम के आधे से पहले ही असफल हो जाने का स्वाद समझ में आया। मोशान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका रंग रूप स्पष्ट रूप से अच्छा नहीं लग रहा था। मोहुआ को आशंका हुई और यहां तक कि दाहू और अन्य लोग भी जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं कर सके। आग उगलने वाले कुत्ते से निपटने के बाद मोशान ने दाहू और अन्य लोगों से पहले घर वापस जाने के लिए कहा। अंकल मोहुआ को दोष मत दीजिए, हम ही थे, श्वांगहू ने कमजोरी से कहा। ठीक है, तुम लड़के घर जाओ, मोशान ने धीरे से कहा। किसी बच्चे को उसके माता पिता से बेहतर कोई नहीं जानता। यद्यपि मोहुआ युवा था, वह बुद्धिमान और दृढ़ था। हालांकि दाहू और बाकी लोग बड़े थे, फिर भी जब वे साथ खेलते थे तो फैसले लेने वाला निश्चित रूप से मोहुआ ही होता था। पहाड़ों में राक्षस जानवरों का शिकार करने जाते समय सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जरूर मोहुआ ही उन्हें राजी करता होगा। मोशान ने आह भरी। वह मोहुआ को डांटना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। पिता और पुत्र घर लौटने के बाद चुपचाप खाना खाने लगे। मोशान का चेहरा सख्त था और वह कुछ नहीं बोला। मोहुआ भी अपनी आंखें और नाक अपने कटोरे की ओर लगाए आज्ञाकारी भाव से खाता रहा। लियू रुहुआ ने मोशान को हैरान भाव से देखा और फिर उत्सुकता से मोहुआ को देखा। भोजन के बाद जैसे ही मोशान बोलने वाला था, लियू रुहुआ ने कहा, हुआर, अपने कमरे में वापस जाओ और अपनी किताबें पढ़ो। मोशान के शब्द उसके गले में अटक गए और वह एक पल के लिए रुक गया। मोहुआ को राहत महसूस हुई और वह अपनी मां की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखते हुए जल्दी से अपने कमरे में वापस चला गया। तब लियू रुहुआ ने पूछा, क्या हुआ? मोशान ने आह भरी और उसे बिग ब्लैक माउंटेन में मोहुआ से हुई मुलाकात के बारे में बताया। लियू रुहुआ चौंक गई। हुआर बहुत बोल्ड है। हाँ, बिग ब्लैक माउंटेन इतना खतरनाक है कि अगर उसे कुछ हो जाता तो। मोशान ने भौहें चढ़ाई और बोला, उसकी अभिव्यक्ति पूर्वव्यापी भय से भरी हुई थी। तो आप इसके बारे में क्या करने की योजना बना रहे हैं? उसने पूछा। कुछ देर सोचने के बाद मोशान ने कहा, जो मैं दूर से देख पा रहा था उससे लगता है कि हुआर बिग ब्लैक माउंटेन में किसी उत्सुकता या मनोरंजन के लिए नहीं गया था।
ऐसा लगता है कि उसके पास कोई ठोस योजना थी। और जिस तरह से उसने राक्षस शिकार किया वो बहुत व्यवस्थित था। जाल संरचनाएं बनाना, अंतिम काम दाहू और बाकी लोगों पर छोड़ देना, ये सब बहुत बारीकी से योजनाबद्ध था, यहाँ तक कि कुछ अनुभवी राक्षस शिकारियों से भी ज्यादा गहन और सतर्क। लेकिन बिग ब्लैक माउंटेन जैसी जगह में लाखों मौकों में से एक का डर नहीं, बल्कि उस एक मौके का डर है जो हो सकता है। कोई नहीं जानता कि किसी को किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है। मो शान ने दृढ़ता से कहा, मैं इस बार उसे दोष नहीं दूंगा, लेकिन वह बिग ब्लैक माउंटेन पर दोबारा बिल्कुल नहीं जा सकता। लियू रुहुआ ने एक पल सोचा, आह भरी, मोशान का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, आपको पता होना चाहिए कि हम माता पिता के रूप में हुआर के साथ जीवन भर नहीं रह सकते। शान क्षण भर के लिए अचंभित रह गए। मैं भी हुआर के साथ रहना चाहती हूँ, उसकी शादी और बच्चे होते देखना चाहती हूँ और नाती पोतों से हौल भर जाना चाहती हूँ, लियू रुहुआ ने कहा, उसकी आंखें लालसा से भरी हुई थीं। लेकिन भविष्य कौन बता सकता है? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मोशान ने अपनी पत्नी को दिलासा दिया। लियू रुहुआ ने सिर हिलाया। मुझे चिंता नहीं है। मुझे पता है कि आप हुआर के खतरे को लेकर चिंतित हैं, लेकिन एक साधक के जीवन में खतरा कैसे नहीं हो सकता? मो शान ने इसके बारे में सोचा और सहमति में सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। यहां तक कि सबसे भाग्यशाली साधकों के लिए भी कई बार मुश्किलों और खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना अनिवार्य है, खासकर उनके जैसे उन लापरवाह साधकों के लिए जो पहले से ही जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लियू रुहुआ ने आगे कहा, जैसा कि कहा जाता है, माता पिता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम दीर्घकालिक योजना बनाने पर आधारित होता है। हम केवल शोधन साधक हैं, हम उसे खतरे से अजेय नहीं बना सकते, इसलिए कम से कम हम उसे खतरे का सामना करना सिखा सकते हैं। मो शान चुप रहा। उसने अपनी पत्नी के लंबे बालों को सहलाया, उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। आप सही कह रहे हैं। ताओ साधना लंबी और कठिन है। हम उसकी पूरी जिंदगी देखभाल नहीं कर सकते। हम उसे सिर्फ अपनी देखभाल करना सिखा सकते हैं। अगली शाम मो शान ने मो हुआ को आंगन में बुलाया और पूछा, आपने अपनी गति तकनीक में कितनी महारत हासिल कर ली है? मो हुआ ने सोचा कि उसके पिता उसे डांटेंगे, लेकिन वह चौंक गया और बोला, मैंने इसे काफी हद तक सीख लिया है। मो शान ने सिर हिलाया, मुझे इसे परखने दो। मो हुआ की आंखें चमक उठी। ठीक है, वह भी जानना चाहता था कि क्या उसके पिता, जो कि क्यूई शोधन साधना के अंतिम चरण में थे, अपने जल पारगमन चरण को पार कर सकते हैं। मो हुआ लगभग 30 फीट पीछे हट गया, मुड़कर दृढ़ता से खड़ा हो गया और मो शान पर एकाग्र दृष्टि डालते हुए उसने कहा, पिताजी, मैं तैयार हूँ। ठीक है, सावधान रहो, उसके पिता ने उत्तर दिया। मो शान के शब्द निकलते ही उसका शरीर एक क्षणभंगुर छाया बन गया, जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। इतनी तेजी! मो हुआ चौंक गया और अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त कर तथा अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रज्वलित कर पीछे की ओर चला गया। आधे रास्ते में ही मो हुआ अपने पिता से नजरें चुराकर पीछे हट गया और अचानक उसे अपने पीछे हल्का सा दबाव महसूस हुआ। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई और वह हल्के से घूमकर बाईं ओर चला गया। मो हुआ के पीछे कहीं से प्रकट होकर मो शान ने हवा पकड़ी। उसके चेहरे पर हल्का सा आश्चर्य था, फिर उसने तेजी से अपना शरीर फिर से घुमाया। उसका दाहिना हाथ मो हुआ की ओर बढ़ता रहा। मो हुआ की अभिव्यक्ति गंभीर थी। मो शान की गति बहुत तेज थी और राक्षस जानवरों से लड़ने के वर्षों के अनुभव ने उसे भरपूर अनुभव दिया था। उसकी हरकतें अप्रत्याशित थीं, कभी ठोस कभी मायावी। मो हुआ की दिव्य इंद्रिय में मो शान की आकृति को पहचानना लगभग असंभव था, और जब वह उसे देख लेता तो मो शान आमतौर पर पहले से ही उसके पास होता। मो शान की दिव्य इंद्रिय मो हुआ से ज्यादा प्रबल नहीं थी। मो हुआ की उसे भांपने में असमर्थता पूरी तरह से मो शान की तेज चाल और निर्णायक कार्रवाइयों के कारण थी, जो बेहद भ्रामक थी और मो हुआ को अपना अगला कदम तय करने में असमर्थ बना रही थी। मो हुआ को यह महसूस हुआ कि उसके युद्ध अनुभव में बहुत कमी थी। कुछ और झड़पों के बाद मो हुआ अजीब और घबराए हुए तरीके से चकमा देने लगा और बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाया। जैसे जैसे पीछा आगे पीछे होता गया, मो हुआ की दिव्य इंद्रिय में मो शान की आकृति अंततः स्पष्ट हो गई और उसे पहचानना आसान हो गया। मो हुआ की टालमटोल वाली चालों ने एक पैटर्न दिखाना शुरू कर दिया। जहां मो शान ने छल और अप्रत्याशित हमलों पर भरोसा किया, वहीं मो हुआ ने झूठे और सच्चे हमलों का मिश्रण करना भी सीखा, जिससे प्रतिद्वंद्वी अचंभित रह गया। जितना अधिक वे आपस में भिड़ते, मो हुआ की गतिविधियां उतनी ही अधिक शांत होती जाती। जैसे ही मो हुआ की तकनीक अपनी गति पकड़ रही थी,
अचानक मोशान ने उसे पकड़ लिया, जो कहीं से प्रकट हुआ, और उसका कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। मोहुआ हैरान रह गया। पिताजी, आपने मुझे कैसे पकड़ लिया? मोशान ने हुंकार भरी। तुम्हें अभी अपनी मूवमेंट तकनीक का और अभ्यास करने की जरूरत है। फिर भी मोशान अभी भी गहराई से प्रभावित था। मोहुआ की चाल ढाल की तकनीक उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उनके हालिया पीछा के दौरान उनके जैसे ही क्षेत्र के साधक भी संभवतः प्रत्येक प्रयास को चकमा देने में सक्षम नहीं हो पाते। मोहुआ ने न सिर्फ उन्हें चकमा दिया, बल्कि यह काम भी बड़ी आसानी से किया। शुरुआती अफरा तफरी के अलावा जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, वह उतना ही संयमित होता गया। उसके कदम अलौकिक और उसकी हरकतें कायल करने वाली होती गईं, कुछ अनुभवी मॉन्स्टर हंटर्स के बराबर। इसके अलावा ये तकनीक अदृश्य और निशानविहीन थी, तथा इसमें इस बात का कोई संकेत नहीं था कि शक्ति कहाँ से उत्पन्न हुई, इसका उपयोग कैसे किया गया, या इसे कैसे वापस लिया गया। शरीर संवर्धन के सामान्य मापदंडों को देखते हुए ये पूरी तरह से अज्ञेय था। मोशान ने वास्तव में इस चालन तकनीक को नहीं समझा था। उसने केवल अपने जीवन मरण के युद्ध के वर्षों के अनुभव तथा अपने बेटे के साथ अपने परिचय के आधार पर यह अनुमान लगाया था कि मोहुआ कहाँ प्रकट होगा और सहजता से उस पर हमला कर देगा। यदि ऐसा ना होता तो उन्हें संभवतः दर्जनों राउंड तक और अभ्यास करना पड़ता, जब तक कि मोहुआ की सहनशक्ति समाप्त न हो जाए और उसकी एक खामी उजागर न हो जाए, जिसका फायदा उठाकर मोशान अंततः उसे पकड़ सकता था। मोशान के दिल में भावनाओं की लहरें उठ रही थीं। मोहुआ अभी क्यूई शोधन के 5वें स्तर तक ही पहुंची थी। अपने पिता को अपनी जगह पर खड़े देखकर उनके चेहरे पर शांति थी, न तो खुशी थी और न ही गुस्सा, बल्कि वे किसी विचार में खोए हुए लग रहे थे। मोहुआ ने पूछा, पिताजी? मोशान को होश आया। उसने मोहुआ की ओर देखा और एक पल सोचने के बाद कहा, आपकी मूवमेंट तकनीक खराब नहीं है, लेकिन आपको अभी भी अधिक अभ्यास की जरूरत है। ढिलाई मत बरतें। ओह, मोहुआ ने सिर हिलाया। लेकिन ये सोचकर कि यह भी एक प्रकार की प्रशंसा है, उसे अंदर ही अंदर थोड़ी खुशी महसूस हुई। पिताजी, क्या आपने भी कोई मूवमेंट तकनीक सीखी है? मोहुआ ने फिर पूछा। मोशान ने सिर हिलाया। यह असल में कोई मूवमेंट तकनीक नहीं है, ये बस मैंने खुद ही राक्षस जानवरों से लड़ते हुए चोट लगने से बचने के लिए सीखी है। फिर मैंने दूसरों को देखकर थोड़ा बहुत सीखा और फिर उसे एक साथ जोड़ दिया। विशुद्ध रूप से एक युद्ध उन्मुख आंदोलन तकनीक। मोहुआ ने अचानक सम्मान के साथ पूछा, आप कह सकते हैं कि? मोहुआ की आंखें चमक उठीं। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? मोशान थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, क्या तुमने कोई मूवमेंट तकनीक नहीं सीखी? एक साथ बहुत सारी तकनीकें मत सीखो, पहले एक में महारत हासिल करो। मैं इसे संदर्भ के लिए उपयोग कर सकता हूं, मोहुआ ने सुझाव दिया। कुछ देर सोचने के बाद मोशान ने सिर हिलाया, ठीक है। मोशान ने मोहुआ को तकनीक के कई बुनियादी चरण दिखाए। कुछ चालें वाटर पासिंग स्टेप जैसी थीं, लेकिन थोड़ी अलग थीं। कुछ साधारण आगे बढ़ने और पीछे हटने के चरण थे, और फिर अन्य तकनीकों से मिश्रित चालें थीं। अंततः ये सभी मिलकर एक संक्षिप्त और तीक्ष्ण गति समूह में बदल गईं। ऐसा प्रतीत होता था कि यह विभिन्न तत्वों का मिश्रण है, लेकिन मोहुआ ने इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया। जहां तक उनका प्रश्न था, यह उनके सामने अब तक का सबसे खतरनाक आंदोलन था, और वे ये सोच भी नहीं पा रहे थे कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए। ये सीधा, कुशल, अनावश्यक गतिविधियों से रहित था, जिसमें अनुकूलनशीलता पर जोर दिया गया था तथा एक निश्चित प्रदर्शन सूची वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई निश्चित चाल न अपनाकर जीतने के सिद्धांत पर जोर दिया गया था। कोई यह कह सकता है कि यह सब खुलापन था, लेकिन यदि इसका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि यह दोषरहित था। क्या होगा यदि इन चरणों को तोड़कर जल पारगमन चरण में एकीकृत किया जा सके? क्या इससे जल पारगमन चरण और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा? उत्साहित होकर मोहुआ ने इन सभी तकनीकों को गंभीरता से याद कर लिया तथा समय मिलने पर इनका और अधिक अभ्यास करने की योजना बनाई। मोशान ने मोहुआ द्वारा इस्तेमाल की गई आंदोलन तकनीक के बारे में सोचा और अभी भी इसे अविश्वसनीय पाया। पूछा, क्या कोर्ट लीडर झांग ने आपको ये तकनीक सिखाई? चाचा झांग ने मुझे मना किया था। हम, मोशान ने सिर हिलाया और खुद से सोचने से खुद को नहीं रोक सका, क्या यह मुझे बताने के समान नहीं है? पिताजी, क्या अब आप नाराज नहीं हैं? मोहुआ ने धीरे से पूछा। मोशान ने उसे घूर कर देखा, तुम्हें अब भी पता है कि मैं गुस्सा हो सकता हूँ। मोहुआ हंसा। कल सुबह जल्दी उठना, मोशान ने कहा। कल सुबह? मोहुआ चौंक गया। बिना कुछ और कहे मोशान मुड़ा और चला गया।
अगले दिन सुबह 6 बजे मोहुआ उठा और आंगन में गया तो उसने देखा कि उसके पिता मोशान पहले से ही वहां खड़े थे। तुम्हारी माँ ने नाश्ता बनाया है, पहले कुछ खा लो, मोशान ने कहा। पिता और पुत्र के खाना खत्म करने के बाद मोशान मोहुआ को अपने घर से बाहर ले गया। दोनों सुबह सुबह सड़कों पर चले। तोनशियान शहर के द्वार से बाहर निकले और शहर के बाहर पहाड़ी रास्ते पर चले गए। पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? अपनी जिज्ञासा को रोक न पाने के कारण मोहुआ ने पूछा। मोशान एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें बिग ब्लैक माउंटेन ले जा रहा हूँ। राक्षसों का शिकार करना खतरनाक है और मैं मूल रूप से नहीं चाहता था कि आप इसमें शामिल हों, लेकिन चूंकि आपने आंदोलन तकनीक सीख ली है और खुद को बचाने की शक्ति है, इसलिए मैं आपको राक्षस शिकार के सभी कौशल सिखाऊंगा। मोशान ने मोहुआ की ओर देखा और कहा, ये हजारों सालों के राक्षस शिकारियों के जीवन और खून से सीखे गए सबक हैं। इन्हें अच्छी तरह सीख लो। अगर तुम भविष्य में राक्षस शिकारी नहीं भी बनोगे तो भी ये निस्संदेह तुम्हारे काम आएंगे। मोहुआ का छोटा सा चेहरा गंभीर था और उसने गंभीरता से सिर हिलाया। राक्षस शिकार का पहला उद्देश्य राक्षस जानवरों को मारना नहीं है, बल्कि इलाके से खुद को परिचित करना है। बिग ब्लैक माउंटेन की स्थलाकृति जटिल है, विभिन्न भू आकृतियों से भरी हुई है। आपको रास्तों से परिचित होना होगा, ये जानना होगा कि कहाँ चोटियां हैं, कहाँ चट्टानें हैं, कहाँ गुफाएं हैं, कहाँ राक्षसी जानवर घूमते हैं, कहाँ घना मियाज़मा है और कौन सी स्पिरिट घास जहरीली है। यदि आप इन्हें अच्छी तरह जानते हैं तो भले ही खतरे का सामना करते समय आपकी साधना पर्याप्त न हो, आप जान जाएंगे कि इससे कैसे बचें और अपना जीवन न गंवाएं। इसके विपरीत, यदि आप भूभाग भूगोल से परिचित नहीं हैं, यदि आप मियाज़मा या विषैले पौधों से विषाक्त नहीं हैं, या आप गलती से किसी जानवर की मांद में प्रवेश कर जाते हैं, तो भले ही आपकी साधना उच्च हो, बिग ब्लैक माउंटेन से जीवित बाहर निकलना बहुत कठिन होगा। मैं तुम्हें बाहरी पहाड़ पर घुमाऊंगा और तुम्हें इलाके, छोटी नदियों, धुएं, विषैले दलदलों और घने जंगलों के स्थानों को याद रखना होगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद मोशान पहाड़ी रास्ते पर चल पड़ा। मोहुआ उसके पीछे पीछे चल रही थी, अपने पैरों के नीचे का रास्ता और रास्ते के दृश्य याद कर रही थी। जब उन्हें खतरनाक स्थानों का सामना करना पड़ता तो मोशान विशेष रूप से रुकते और मोहुआ को सावधानीपूर्वक उनके बारे में समझाते। उदाहरण के लिए, जहां पर मियाज़मा पतला था, जिन पर्वत शिखरों पर मियाज़मा घना था तथा जिन स्थानों पर मियाज़मा घना था, वहां पर आधे घंटे से अधिक नहीं रुकना चाहिए, अन्यथा मियाज़मा शरीर पर आक्रमण कर देगा, जिससे भ्रम और चक्कर आ सकते हैं। कुछ घने जंगलों में घना कोहरा होता था, अगर कोई गलती से अंदर चला जाए तो रास्ता भटक जाता था। जब तक दोपहर में सूरज ऊंचा न हो जाए और पहाड़ों का कोहरा न छट जाए, तब तक वे बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते थे। वहां कुछ अत्यधिक जहरीले राक्षस जानवरों का घर भी था, जिनकी त्वचा का रंग पौधों के साथ बदलता था, जिसके कारण उन पर सावधानीपूर्वक नजर रखने की आवश्यकता होती थी। और कौन सी पर्वत चोटियों पर बड़े राक्षस विचरण करते होंगे और कौन से संकेत किसी बड़े राक्षस की उपस्थिति का संकेत देंगे। इस तरह सुबह से रात तक चलते हुए वे बिग ब्लैक माउंटेन के बाहरी पहाड़ का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही तय कर पाए। जब शाम हुई और आकाश में अंधेरा छा गया तो मोशान मोहुआ को पहाड़ी पर एक छोटे से शिविर में ले आया। शिविर एक छोटी सी गुफा थी जिसका प्रवेश द्वार घास और लकड़ी से ढका हुआ था और लोहे के एक गेट से बंद था। राक्षसी जानवरों के हमले को रोकने के लिए दरवाजे पर एक साधारण आकृति बनाई गई थी। शिविर बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें कुछ सूखा भोजन, विविध जड़ी बूटियां और कुछ कच्चे पत्थर के बिस्तर थे। ये राक्षस शिकारियों के आराम करने या रात भर रुकने के लिए एक अस्थायी शिविर है। ये बहुत ही बुनियादी है, लेकिन आश्रय लेने के लिए पर्याप्त है। मोशान ने फिर लोहे के गेट की ओर इशारा करते हुए कहा, दरवाजे पर एक संरचना बनी हुई है। यह अच्छी तो नहीं है, लेकिन इस्तेमाल करने लायक है। अगर राक्षस जानवर आपका पीछा करें और आपके पास छिपने की कोई जगह न हो, तो आप कैंप में शरण ले सकते हैं, संरचना को सक्रिय कर सकते हैं और ज्यादातर राक्षस जानवर अंदर नहीं आ पाएंगे। मोहुआ ने अपना सिर हिलाया। पिता और पुत्र ने शिविर में रात बिताई। अगले दिन भोर में वे उठे और पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़े। मोशान चलते हुए समझाते रहे। इस तरह बिग ब्लैक माउंटेन में दिन और रात बिताने के बाद मोशान को अंततः मोहुआ को बिग ब्लैक माउंटेन के बाहरी पर्वत का संपूर्ण भ्रमण कराने में पूरे 7 दिन लग गए। घर लौटने के बाद मोहुआ को पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ, उसकी पिंडलियां सूज गई थीं और उसे चक्कर आ रहा था और उसके सिर में सूजन थी, क्योंकि उसने मियाज़मा को सांस के जरिए अंदर ले लिया था। हालांकि उसने मियाज़मा रिपेलिंग पिल ली थी,
फिर भी उसका माथा दर्द से धड़क रहा था। लियू रुहुआ ने बूढ़े मिस्टर फैन से क्लियरिंग माइंड सूप बनाने को कहा, जिसे मोहुआ ने पिया और फिर उसके शरीर पर सूजन रोधी हर्बल दवा लगाई। मोहुआ का पीला रंग देखकर उसका दिल टूट गया और उसने मो शान से शिकायत की। आप उसे धीरे धीरे सिखा सकते थे। पहाड़ों में 7 दिन रहकर इतनी तकलीफ सहने की कोई जरूरत नहीं थी। अपनी पत्नी को गुस्से में देखकर मोशान ने फुसफुसाते हुए कहा, इन मुश्किलों का सामना तो देर सवेर करना ही पड़ेगा। अगर वह अभी थोड़ा कष्ट सह ले तो भविष्य में उसके लिए सब आसान हो जाएगा। लियू रुहुआ को ये बात समझ में आ गई, लेकिन वह फिर भी परेशान थी। रात में उसने मोशान को सिर्फ सादा दलिया और स्टीम्ड बंस दिए, अचार तक नहीं। मोशान इस स्थिति पर केवल हंस और रो सकते थे। 2 दिन बाद मोहुआ ठीक हो गई, उसका शरीर अब रोगग्रस्त नहीं था। ये सोचकर कि उसे आखिरी बार फॉरगेटफुल रेसिडेंस आए हुए लगभग 10 दिन हो गए हैं, मोहुआ ने श्री जुआंग को सम्मान देने के लिए कुछ मांस और शराब लाए और अपनी अनुपस्थिति का कारण बताया। ये देखकर कि मोहुआ अभी भी थोड़ी पीली दिख रही थी, श्री जुआंग ने उससे वापस जाकर आराम करने के लिए कहा और कहा कि वहां उनके लिए इतने नियम नहीं हैं और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोहुआ ने ओल्ड कुई के लिए कुछ कुरकुरी पेस्ट्री और पाइन नट्स भी लाए और बाद में वह बाई परिवार के भाई बहनों के लिए कुछ स्नैक्स और फलों की शराब भी लाए। बाई जिशेंग ने सुना कि मोहुआ राक्षस शिकार के लिए बिग ब्लैक माउंटेन में प्रवेश कर सकता है और वह बहुत ईर्ष्यालु था। चाची जू द्वारा उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। राक्षसों का शिकार करना तो दूर, उनके लिए इधर उधर भटकना भी मुश्किल था। मोहुआ ने सहानुभूतिपूर्वक उसका कंधा थपथपाया, लेकिन मदद करने में असमर्थ रही। कुछ दिनों बाद मोशान मोहुआ को फिर से बिग ब्लैक माउंटेन में ले गया। इस बार हर चीज को बहुत विस्तार से समझाने की जरूरत नहीं थी, केवल इलाके और स्थलाकृति से परिचित होना था, इसलिए बाहरी पहाड़ों को पार करने में केवल 3 या 4 दिन लगे। जब भी मोशान के पास खाली समय होता, वह मोहुआ को पहाड़ों में टहलने के लिए ले जाता। मोहुआ बिग ब्लैक माउंटेन के बाहरी क्षेत्रों से अधिकाधिक परिचित हो गया। जब मोशान को लगा कि अब समय आ गया है, तो वह मोहुआ को बाहरी पहाड़ की एक चट्टान पर ले गया। चट्टान खड़ी थी, अजीब चट्टानें उबड़ खाबड़ थीं और नीचे देखने पर पहाड़ की कमर के पास का दृश्य स्पष्ट दिखाई देता था। आसपास की सुरक्षा की पुष्टि करने के बाद मोशान ने मोहुआ से कहा, अब जब आप बाहरी पहाड़ से काफी परिचित हैं, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि राक्षस जानवरों से निपटने के दौरान किन बातों पर ध्यान देना है। मोहुआ एक चट्टान पर पालथी मारकर बैठा हुआ ध्यानपूर्वक सुन रहा था। एक मॉन्स्टर हंटर के लिए आचार संहिता, पहला है अपने आप को और अपने दुश्मन को जानना, और दूसरा है पूर्वानुमान लगाना और स्थापित होना। स्वयं को और अपने शत्रु को जानो का अर्थ है कि तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। क्या तुम्हारी साधना गहन है? क्या तुम्हारे पास कौन से मंत्र, युद्ध कलाएं, आध्यात्मिक कलाकृतियां और अन्य तकनीकें हैं? साथ ही तुम्हें राक्षस जानवरों से भी परिचित होना होगा, उनके क्षेत्र, रक्त क्यूई, राक्षसी शक्ति और आदतों सहित। राक्षस जानवर कहाँ शक्तिशाली है, कहाँ कमजोर है, क्या वह विश्वासघाती है, क्या वह मृत्यु का नाटक कर सकता है, इत्यादि। इसके बाद एक दूसरे की ताकत का आकलन करें। अगर आप उसे मार सकते हैं तो कार्रवाई करें, अगर नहीं कर सकते तो लापरवाही से काम लेने से बचें। अगर मौत की लड़ाई के दौरान आपको कोई अप्रत्याशित बदलाव नजर आए, जैसे कि जिस राक्षस जानवर को आप मार सकते थे उसे अब आप नहीं मार पा रहे हो, तो आपको पहले से योजना बनानी चाहिए और समय रहते पीछे हट जाना चाहिए। वरना जैसे ही आपकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त होगी, आप ही मरेंगे। पूर्वाभास करो और स्थापित हो जाओ का अर्थ है बारिश से पहले तैयार रहना और हर चीज के लिए पहले से पूरी योजना बनाना। खासकर जब शक्तिशाली राक्षस जानवरों का सामना करना हो, तो क्या आप उन्हें मार सकते हैं? उन्हें मारने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? उन्हें कैसे मारेंगे और आपात स्थिति में क्या करना है? इन सब बातों पर पहले से विचार करना जरूरी है। यदि आप पहले से योजना नहीं बनाते हैं और जल्दबाजी में काम करते हैं, तो गलती होने पर नुकसान अवश्यंभावी है। मोशान ने विस्तार से समझाया। मोहुआ ने ध्यानपूर्वक सुना और बारीकियों को समझा। अभी तो बस सुनो। जब तुम कई बार राक्षस जानवरों का सामना कर लोगे तो स्वाभाविक रूप से समझ जाओगे, मोशान ने कहा। मोहुआ ने सिर हिलाया। मोशान ने सलाह दी, एक और बात आपको याद रखनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपको कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है तो मत उठाए, लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो यह निर्दयी होना चाहिए। निर्दयी? मोहुआ कुछ आश्चर्यचकित था। राक्षस शिकारी राक्षस जानवरों को अपना दुश्मन बनाते हैं।
अगर आप निर्दयी नहीं हैं तो राक्षस जानवर निर्दयी होंगे। अगर आप उन्हें नहीं मारेंगे तो वे आपको ही मार डालेंगे। लेकिन निर्दयी होने का क्या मतलब है? मो शान ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और कहा, जब आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो तो हत्या करने का कोई इरादा न जाहिर करें। जब कार्रवाई का समय आए तो जरा भी हिचकिचाए नहीं। जैसे ही प्रतिद्वंद्वी कमजोरी दिखाए पहले और जोरदार प्रहार करें, घातक प्रहार का लक्ष्य रखें और प्रतिद्वंद्वी को वापस लड़ने का मौका न दें। जो प्रतिद्वंद्वी कुछ नहीं करता वो सबसे अच्छा प्रतिद्वंद्वी है। मो हुआ अपने पिता, घनी भौहों और बड़ी आंखों वाले व्यक्ति के मुंह से आए इन शब्दों से कुछ हद तक चौंक गया। एक क्षण के संकोच के बाद मो हुआ ने पुष्टि के लिए पूछा, क्या ये थोड़ा खेल भावना के विपरीत नहीं है? मो शान के चेहरे पर कठोरता छा गई और उन्होंने गंभीरता से कहा, एक मॉन्स्टर हंटर के लिए न जीत होती है और न हार, बस जिंदगी और मौत होती है। जीत चाहे कितनी भी खेल भावना के विपरीत क्यों न हो, जिंदगी ही होती है। हार चाहे कितनी भी शानदार क्यों न हो, मौत ही होती है। बोलने के बाद मो शान ने मो हुआ के सिर पर थपथपाया। एक मुक्त साधक का जीवन आसान नहीं है। यदि आप जीवित रह सकते हैं तो आपको जीवित रहने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। हुआ बिग ब्लैक माउंटेन के बाहरी क्षेत्रों से परिचित हो गया और उसके बाद उसने बाहरी पर्वत का अपना नक्शा बनाया। ये तथाकथित मानचित्र मॉन्स्टर हंटर्स द्वारा उपयोग किया गया था, जिसमें पहाड़ की स्थलाकृति, जलधाराएं और नदियां, मियाजमा और विषैले दलदल, वे क्षेत्र जहां मॉन्स्टर जानवर घूमते हैं, आदि को चिन्हित किया गया था। मो शान के पास भी एक नक्शा था, लेकिन वह बहुत ही साधारण था, जिसमें केवल कुछ पहाड़ी रास्ते ही दिखाए गए थे और कुछ नहीं। एक अनुभवी मॉन्स्टर हंटर के लिए नक्शा कागज पर बनाई गई कोई चीज नहीं थी, बल्कि दिमाग में याद की गई चीज थी। आखिरकार ये संभव नहीं होगा कि कोई राक्षस जानवर आपका पीछा कर रहा हो और आपको रुककर नक्शा देखना होगा कि किस ओर भागना है। लेकिन मो हुआ एक अनुभवी मॉन्स्टर हंटर नहीं था, वह मॉन्स्टर हंटर के रूप में भी नहीं गिना जाता था, इसलिए वह एक अधिक विस्तृत नक्शा बनाना चाहता था। इसलिए मो हुआ ने मो शान के पुराने नक्शे के आधार पर अपनी टिप्पणियां बनाई। पर्वतीय आकृतियों से लेकर जल मार्गों तक रास्ते में पड़ने वाले सभी दिलचस्प स्थानों को इस पर गंभीरतापूर्वक अंकित किया गया था। मो शान द्वारा उसे कई बार बाहरी पर्वत पर ले जाने के बाद मो हुआ ने धीरे धीरे मानचित्र को भर दिया और अंततः बाहरी पर्वत की पूरी स्थलाकृति न केवल मानचित्र पर अंकित हो गई, बल्कि उसके दिमाग में भी अंकित हो गई। मो शान ने कुछ प्रश्नों के साथ मो हुआ का सहज परीक्षण किया। उदाहरण के लिए, कहाँ विषैला मियाजमा है, राक्षस जानवर कहाँ घूमते हैं, शिविर कहाँ है, तथा खतरे की स्थिति में कहाँ छिपना है, इत्यादि। मो हुआ ने बड़ी आसानी से उत्तर दिया, यहाँ तक कि कुछ अनुभवी मॉन्स्टर हंटर्स से भी अधिक स्पष्ट रूप से। मो शान ने आह भरी और फिर राहत की सांस ली और उसके बाद उसने मो हुआ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार मो हुआ दाहू और उसके दो भाइयों को खोजने के लिए चला गया और वे एक साथ पहाड़ों में चले गए। जबकि दाहू और उसके भाई राक्षस जानवरों को मार रहे थे, मो हुआ ने उनका खून बहाया और फिर उन सभी ने आत्मा पत्थरों को विभाजित कर दिया। श्रम विभाजन स्पष्ट एवं कुशल था, लेकिन अंकल मो ने सचमुच तुम्हें पहाड़ में जाने दिया। जियाओ को अभी भी इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। क्या तुम लोग भी पहाड़ पर नहीं जा रहे हो? मैं भी जा सकता हूँ। मो हुआ ने जंगली सुअर के आकार के राक्षस जानवर को खून से लथपथ करते हुए कहा। क्या ये वही है? बिल्कुल, उस दिन जब मैंने फायर स्पिटिंग हाउंड को आप पर हमला करते देखा तो मुझे ठंडा पसीना आ गया। शुक्र है कि आपकी मूवमेंट तकनीक अच्छी है, अन्यथा ये वास्तव में भयावह होता। जब वे तीनों उस घटना के बारे में सोचते तो उन्हें अभी भी ठंड का एहसास होता था। हालांकि मो हुआ, आपकी मूवमेंट तकनीक वास्तव में अद्भुत है। श्वांगहू प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। उन्होंने इससे पहले ऐसी गतिशीलता तकनीक कभी नहीं देखी थी। ये बहते पानी और तितली की तरह थी, जो अप्रत्याशित रूप से उड़ रही थी, जिससे उसे पकड़ना कठिन हो गया था। एक उग्र रूप से क्रोधित अग्नि थूकने वाले शिकारी कुत्ते के इतने करीब होना और उसके कपड़ों के किनारे को भी न छूना। मो हुआ ने कुछ शर्माते हुए कहा, मैं उस दयालु चाचा का आभारी हूं जो मेरे पास से गुजरे थे, लेकिन मैंने अभी मूल बातें सीखी हैं। राक्षस रक्त से भरी जेड बोतल को दूर रखने के बाद मो हुआ ने कहा, मैंने इसका खून निकाल दिया है, तुम लोग इसकी खाल उतार सकते हो। ये सुअर वाकई बहुत बड़ा है, इसे शायद अच्छी खासी स्पिरिट स्टोन्स में बेचा जा सकता है। प्रेरित होकर तीनों दाहू भाइयों ने सुअर राक्षस की खाल उतारनी और उसकी हड्डियां उतारना शुरू कर दिया तथा उसे आत्मा पत्थरों के बदले बेचने की तैयारी करने लगे।
कुछ न करने पर मोहुआ ने अपने स्टोरेज बैग की जांच की और पाया कि उसमें पहले से ही राक्षस रक्त की कई दर्जन बोतलें थीं। लेकिन मोहुआ को लगा कि यह पर्याप्त नहीं होगा। 9 फॉर्मेशन पैटर्न एक फॉर्मेशन मास्टर के लिए एक महत्वपूर्ण सीमा है। क्यूई शोधन के मध्य चरण तक पहुंचने के बाद आपको स्वर्गयान जुए की अड़चन को तोड़ने के लिए संरचनाओं को हल करने की आवश्यकता है, जो एक प्रमुख सीमा भी है। इन दोनों ही सीमाओं के लिए बहुत अधिक संरचना चित्रण की आवश्यकता होती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से जितनी अधिक आध्यात्मिक स्याही होगी उतना ही बेहतर होगा। मॉन्स्टर ब्लड का स्टॉक करना सबसे अच्छा है, लेकिन वह और अधिक स्टॉक कैसे कर सकता है? मोहुआ ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। तीनों दाहू भाई आखिरकार क्यूई शोधन के केवल छठे स्तर पर थे और एक दिन में एक राक्षस जानवर को मारना पहले से ही काफी उपलब्धि थी। यदि मोहुआ ने स्वयं कार्रवाई की, एक मरते हुए राक्षस जानवर का सामना किया, हालांकि वह अपनी आंदोलन तकनीक के साथ प्रबंधन कर सकता था, फिर भी उसे मारना थोड़ा मुश्किल होगा और वह केवल फायरबॉल तकनीक पर भरोसा कर सकता था। फायरबॉल तकनीक बहुत शक्तिशाली नहीं थी और मोटी खाल और मांस वाले राक्षस जानवरों के खिलाफ, विशेष रूप से फायर श्रृंखला राक्षसी शक्ति वाले जानवरों के खिलाफ, इसकी प्रभावशीलता को और भी कम करना पड़ा। एक मरते हुए राक्षस जानवर को मारने में सफल होने के लिए उसे संभवतः कई फायरबॉल तकनीकों का प्रयोग करना होगा। जब भी मोहुआ के पास समय होता, वो फायरबॉल तकनीक का अभ्यास करता, जो अब तेज और सटीक हो गई थी, यहां तक कि वह राक्षस जानवर से पहले भी हमला कर सकता था। लेकिन भले ही वह फायरबॉल तकनीक का उपयोग करके 10 राक्षस जानवरों को मार सकता है, लेकिन एक भी दोष, यदि किसी राक्षस द्वारा शोषण किया जाता है तो वह खतरे में पड़ जाएगा। राक्षस रक्त की 10 बोतलों और कुछ स्पिरिट स्टोन्स के लिए ये जोखिम उठाना वास्तव में उचित नहीं था। मोहुआ ने कई दिनों तक सोचा, लेकिन अभी तक कोई अच्छा समाधान नहीं निकाल पाया। आज तक जब वह बाहरी पहाड़ पर टहल रहा था और अपना नक्शा अपडेट कर रहा था, तब उसकी मुलाकात यू चेंगई से हुई, जो एक राक्षस शिकार दल का नेतृत्व कर रहा था। यू चेंगई एल्डर यू का सबसे बड़ा बेटा था, जिसके पास क्यूई शोधन 9वें स्तर की साधना थी। वह काफी प्रभावशाली था और मॉन्स्टर हंटर्स के बीच काफी सम्मानित था। आमतौर पर वह भीतरी पहाड़ पर राक्षसों का शिकार करने के लिए टीमों का नेतृत्व करता था, लेकिन कुछ दिन पहले उसे खबर मिली कि बाहरी पहाड़ पर एक बहुत ही खतरनाक राक्षस जानवर दिखाई दिया है। हालांकि वह पहली श्रेणी के मध्य चरण में ही था, फिर भी उससे निपटना मुश्किल था। यू चेंगई के पास इस दिन कुछ खाली समय था, इसलिए वह इस प्राणी का शिकार करने के लिए अस्थायी रूप से कुछ राक्षस शिकारियों को बाहरी पहाड़ पर ले आया। यू चेंगई कुछ मॉन्स्टर हंटर्स के साथ उस जानवर के निशानों की तलाश में काफी सतर्क था, तभी अचानक उसने किसी को उसे पुकारते सुना। आवाज काफी युवा थी। यू चेंगई चौंक गया। उसने ऊपर देखा तो एक युवा साधक दूर चट्टान पर खड़ा था और उसकी ओर हाथ हिला रहा था। सदमे से उसका जबड़ा लगभग खुला रह गया। ये बच्चा कहाँ से आया? ये बड़ा काला पर्वत था। बच्चा अंदर कैसे आया और उसकी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? क्या उसे राक्षस जानवरों द्वारा खाए जाने का डर नहीं था? जब यू चेंगई ने उस व्यक्ति को पहचाना तो वह फिर से उछल पड़ा और बोला, मोहुआ। उसे मोहुआ याद आया। मो शान का बेटा, काफी छोटा, दिखने में होशियार। वह आकृतियां अच्छी बनाता था और उसके पिता ने उसे लड़के का ध्यान रखने को कहा था। यू चेंगई के दिल में एक ठंडक दौड़ गई, उसके बाद भय की लहर दौड़ गई। मॉन्स्टर हंटर्स के बीच एक जूनियर फॉर्मेशन मास्टर, अगर उसे किसी राक्षस ने खा लिया तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। यू चेंगई एक पल में चमक उठी, एक ही बार में 2 कदम उठाते हुए सीधे मोहुआ के पास पहुंची, उसे चट्टान से उठाया और जमीन पर रख दिया। अंकल यू, आपकी मूवमेंट तकनीक वाकई बहुत अच्छी है। मोहुआ ने उतरते ही उसकी प्रशंसा की। सब ठीक है, यू चेंगई ने विनम्रता से जवाब दिया, फिर सोचा कि कुछ ठीक नहीं है। क्या अब इस पर चर्चा करने का सही समय था? उसने मोहुआ की ओर देखा, फिर आसपास का माहौल देखा और खुद को ये पूछने से नहीं रोक सका, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मेरे पिताजी इन माउंटेन में हैं। नहीं, मेरा मतलब है, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ नहीं हैं? मोहुआ ने कहा, मैं इन माउंटेन पर नहीं जा सकता। मो शान ने उसे बाहरी पहाड़ पर खेलने को कहा था और सख्त हिदायत दी थी कि वह भीतरी पहाड़ पर न जाए। मोहुआ ने सख्ती से उसका पालन किया। अगर उसकी जान भी चली जाती तो भी वह वहां पैर रखने की हिम्मत नहीं करता। यू चेंगई ने स्पष्ट किया, मेरा मतलब ये था कि क्या आपके पिता आपके साथ नहीं है? उसे इन माउंटेन में राक्षसों का शिकार करने जाना है, वह हमेशा मेरे साथ नहीं जा सकता, मोहुआ ने समझाया।
यू चेंगई हक्की बक्की रह गई। तुम्हारा मतलब है कि मोशान तुम्हें पहाड़ में लाया और फिर बाहरी पहाड़ में छोड़ दिया? क्या मोशान अपना दिमाग खो बैठा था? बिल्कुल नहीं, मोहुआ ने कहा, मैं दाहू और बाकियों के साथ आया था। मेरे पिताजी ने मुझे सिर्फ बाहरी पहाड़ में जाने की इजाजत दी थी, उन्होंने मुझे भीतरी पहाड़ में जाने से मना किया था। यू चेंगई ने धीरे से शब्द दर शब्द पूछा, आप कह रहे हैं मोशान उन्होंने आपको बाहरी पहाड़ पर आने की अनुमति दी थी? मोहुआ ने सिर हिलाया। यू चेंगई को क्रोध की लहर महसूस हुई। ये कैसा मजाक था? बाहरी पहाड़ तो अभी भी बिग ब्लैक माउंटेन का ही हिस्सा था। वहां जहर, मियास्मा और राक्षसी जानवर थे। बाहरी पहाड़ के खतरे को कम मत समझिए। यू चेंगई को खुद को संभालने में काफी समय लगा। चलो इस बारे में बात नहीं करते, मोहुआ ने कहा। अंकल यू, क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं? यू चेंगई ने कुछ तुच्छ प्रश्न पूछे थे, जिससे मोहुआ की विचारधारा बाधित हो गई थी, और वह लगभग भूल ही गया था कि वह वास्तव में क्या करना चाहता था। एक एहसान? यू चेंगई हैरान रह गई, तुम्हें वापस भेजने के लिए, किसी को ढूंढने के लिए? नहीं, मोहुआ ने हाथ हिलाया, मैं अभी पहाड़ में दाखिल हुआ हूं, अब वापस क्यों जाऊं? मोहुआ ने चुपके से यू चेंगई के मॉन्स्टर हंटर्स का आकलन किया और फुसफुसाया, क्या मैं आपसे कुछ लोग उधार ले सकता हूं? लोगों को उधार लें? हाँ हाँ, मोहुआ ने सिर हिलाया। तुम्हें लोगों की क्या जरूरत है? मुझे कुछ मामलों में सहायता की जरूरत है। क्यूई शोधन के छठे स्तर के साधक पर्याप्त होंगे? 5 नहीं, 4 ही काफी होंगे, मोहुआ ने कहा। यू चेंगई पूछना चाहता था कि मोहुआ को इनकी क्या जरूरत है, लेकिन तभी उसे याद आया कि मोहुआ एक फॉर्मेशन मास्टर है, जिसका मतलब शायद फॉर्मेशन से जुड़ा था। ये जानते हुए कि अगर उससे बताया भी जाए तो भी वह समझ नहीं पाएगा, उसने सोचा कि पूछना बेकार है। उसके पिता एल्डर यू ने उसे मोहुआ की अच्छी देखभाल करने का निर्देश दिया था। अगर वह ऐसा नहीं करता और उसके पिता को पता चल जाता तो उसे आसानी से नहीं छोड़ा जाता। यद्यपि उसके पिता मोहुआ के साथ गर्मजोशी और प्रसन्नता से पेश आते थे, लेकिन उनका व्यवहार कभी भी उसके प्रति उतना दयालु नहीं था। यू चेंगई का दिल बैठ गया और उसने कहा, यह एक छोटी सी बात है, कोई समस्या नहीं है। मोहुआ ने सोचा कि उसे और बात करनी पड़ेगी, लेकिन उसे हैरानी हुई जब यू चेंगई इतनी जल्दी मान गई। उसने खुशी से कहा, धन्यवाद अंकल यू। यू चेंगई ने क्यूई शोधन के छठे स्तर के कुछ साधकों को मोहुआ का अनुसरण करने का संकेत दिया तथा उन्हें मोहुआ की सुरक्षा की रक्षा करने तथा उसकी हर आवश्यकता में सहायता करने का निर्देश दिया। अभी भी असहज महसूस करते हुए वह एक वृद्ध मॉन्स्टर हंटर की ओर मुड़ा और बोला, बूढ़े झाओ, तुम भी उनका पीछा करो, बस चीजों पर नजर रखने के लिए। बूढ़े झाओ को आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने सिर हिलाकर जवाब दिया, ठीक है अंकल यू, बस इतना ही काफी है, हमें इतने लोगों की जरूरत नहीं है, मोहुआ ने जल्दी से कहा। बूढ़े झाओ के नाम से मशहूर राक्षस शिकारी का आभामंडल बहुत मजबूत था, संभवतः क्यूई शोधन के अंतिम चरण में। इसके अलावा 5 मध्य चरण के साधकों के जुड़ने से वहां पहले से ही काफी लोग थे। वह केवल एक मध्यम श्रेणी के प्रथम श्रेणी के राक्षस जानवर का शिकार करना चाहता था, इतने सारे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं थी। यू चेंगई ने हाथ हिलाकर टालते हुए कहा, कोई बात नहीं। अगर वे तुम्हारे साथ आए तो मुझे ज्यादा सुकून मिलेगा। वह बहुत कम लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक लोगों को रखना पसंद करेगा। यदि कुछ अप्रत्याशित हुआ, यदि इस जूनियर फॉर्मेशन मास्टर को किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ा, तो उसके पिता निश्चित रूप से उसकी खाल उधेड़ देंगे। आखिरकार ये बड़ा काला पहाड़ था, राक्षस जानवरों से भरा हुआ। वे लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यदि वह स्वयं इतना व्यस्त न होता तो वह उनके साथ जाना पसंद करता। लेकिन इतने सारे लोगों को उधार लेकर, क्या आपके पास यहाँ पर्याप्त लोग होंगे अंकल यू? मोहुआ ने चिंता से पूछा। यू चेंगई को चिंता से राहत महसूस हुई और उसने मोहुआ के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, यहाँ सब अनुभवी हैं, इसलिए हमारी चिंता मत करो। मोहुआ ने सिर हिलाया और फिर कहा, तो फिर हम अपने रास्ते पर चलेंगे, अभी के लिए अलविदा अंकल यू। आगे बढ़ो, यू चेंगई ने कहा। एक पल सोचने के बाद उसने एक चेतावनी भरी बात कही, अपना काम जल्दी से निपटाओ और बिना देर किए लौट आओ। पहाड़ों में देर मत करो, बड़ा काला पहाड़ बहुत खतरनाक है। मोहुआ ने कई मॉन्स्टर हंटर्स को पहाड़ी इलाके में ले जाया। भाई मो, तुम्हें क्या करना होगा? एक युवा मॉन्स्टर हंटर ने धीरे से पूछा। मोहुआ ने आश्चर्य से पलटकर जवाब दिया, डैपिंग। दापिंग का उपनाम झोउ था, जो झोउ चेंग का बेटा था।
उसने एक बार महुआ से लौह कवच संरचना बनाने का अनुरोध किया था और उसका आभार व्यक्त करने के लिए विशेष रूप से आया था। महुआ ने दापिन को सिर्फ एक बार देखा था और उसे उसकी अच्छी याद नहीं थी, इसलिए भीड़ में पहले तो वह उसे पहचान नहीं पाया था। अब उसकी जानी पहचानी आवाज सुनकर महुआ उसे पहचान गया। जो दापिन कुछ शर्मीले और संकोची स्वभाव के थे, उन्होंने कहा, भाई मो, क्या तुम्हें अभी मेरी याद है? हाँ हाँ, महुआ ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें राक्षस जानवरों का शिकार करने ले जा रहा हूँ। जो दापिन चौंक गया और अन्य राक्षस शिकारियों के साथ हैरान नजरों का आदान प्रदान किया। बूढ़ा झाओ भी ये सुनकर दंग रह गया। उस लड़के में सचमुच हिम्मत थी। इन कुछ मध्य चरण क्यूई शोधन साधकों द्वारा राक्षस जानवरों का शिकार करने के कारण ये गारंटी नहीं थी कि वे सभी जीवित वापस लौट सकेंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यू चेंगई ने उसे निगरानी रखने का काम सौंपा। जो दापिंग ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन भाई मो, हम में से कुछ लोग, हम राक्षस जानवरों को नहीं मार सकते। ये कहने के बाद उसने डरते डरते एक और सवाल पूछा, राक्षस जानवरों की ताकत क्या है? यदि वे प्रारंभिक चरण में प्रथम स्थान पर होते तो शायद कोई समस्या नहीं होती। ठीक है, लगभग मध्य चरण रैंक 1। हम वैसे भी अंतिम चरण वालों को नहीं मार सकते, महुआ ने जवाब दिया। जो दापिन को चक्कर सा आया। वे देर से आने वाले जानवरों को नहीं मार सकते थे, लेकिन वे मध्य चरण वाले जानवरों को भी नहीं संभाल सकते थे। चिंता मत करो, महुआ ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, मैंने सब प्लान कर लिया है। इसे मुझ पर छोड़ दो। जो दापिंग और अधिक कहना चाहता था, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे, इसलिए वह अनिच्छा से महुआ के पीछे चला गया। दूसरी ओर बूढ़ा झाओ पूरी तरह सतर्क था। बच्चों को जोखिम की समझ नहीं थी, लेकिन बिग ब्लैक माउंटेन में कई वर्ष बिताने के कारण वह अच्छी तरह से जानते थे कि मध्य चरण रैंक 1 मॉन्स्टर बीस्ट को भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। चूंकि यू चेंगई ने उसे उनकी देखभाल करने के लिए कहा था, इसलिए यदि कुछ गलत हो जाता तो वह कोई हिसाब नहीं दे पाता। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना न घटे। बूढ़ा झाओ अपने दिल में केवल खुद से ही बुदबुदा सकता था। महुआ पहाड़ी रास्ते पर चलता रहा, फिर पहाड़ी जंगल के एक हिस्से के सामने रुक गया। ये जंगल और पहाड़ी चट्टान के बीच की सीमा थी, दो रास्तों का चौराहा था, इलाका संकरा था और जंगल में प्रवेश करने या बाहर निकलने वाले राक्षस जानवरों के लिए यह एक आवश्यक रास्ता था। इसके बगल में जंगली घास घनी थी और पहाड़ी चट्टानें छिपने के लिए आड़ प्रदान करती थीं। महुआ ने जाल बिछाए, संरचनाएं बनाई, निशान मिटाए और फिर गंध को छिपाने के लिए खूनी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया। इसके बाद उसने सबको चट्टानों के पीछे छुपने के लिए प्रेरित किया। हम यहीं इंतजार करेंगे। जब राक्षस जानवर आएगा और जाल बिछाएगा तो मैं अपनी संरचना सक्रिय कर दूंगा और हम नहीं, तुम कार्रवाई करोगे, महुआ ने कहा। वह परेशानी बढ़ाने वाला नहीं था। दापिंग और अन्य लोगों ने सिर हिलाया जबकि बूढ़े झाओ ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। उसने सुना था कि मोशान का एक छोटा बेटा है जो आकृतियां बनाने में काफी कुशल है। लेकिन ये राक्षस जानवर थे, उनकी मोटी त्वचा और मांस के साथ क्या संरचनाएं वास्तव में प्रभावी हो सकती हैं? बूढ़े झाओ की भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं। जो दापिन कुछ चिंतित थे, भाई मो, क्या आपको यकीन है कि यह काम करेगा? महुआ ने उसे आश्वस्त किया, चिंता मत करो, मैंने इसका परीक्षण कर लिया है, कोई समस्या नहीं होगी। जो दापिंग ने सिर हिलाया, लेकिन वह अभी भी असहज लग रहा था। उसने अपने चाकू के हैंडल को कसकर पकड़ रखा था। अन्य राक्षस शिकारी भी युवा थे और वे सभी एकाग्रता में अपनी सांस रोके हुए थे, यहां तक कि जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। प्रतीक्षा कष्टदायक थी और हर कोई बहुत गंभीर दिख रहा था। केवल महुआ ही शांत दिखाई दिया, यद्यपि उसे ये सब उबाऊ लग रहा था। उसने घास का एक पत्ता उठाया और जमीन पर सहजता से आकृतियां बनाना शुरू कर दिया। अनिश्चित समय के बाद दापिंग ने महुआ को धीरे से धक्का दिया, भाई मो, यह आ रहा है। घबराहट से उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। महुआ चौंका, घास को नीचे गिराया और अपना सिर बाहर निकाला तो देखा कि जंगल से एक बकरी जैसा राक्षस निकल रहा है। राक्षस जानवर की आंखें खून की तरह लाल थीं और उसका मुंह ताजा खून से सना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी अपने शिकार को खाया हो। हालांकि हो सकता है कि उसने बहुत अधिक खा लिया हो, क्योंकि उसकी सतर्कता कम लग रही थी। जैसे ही वह धीरे धीरे जाल में चला गया और लकड़ी बंधन संरचना द्वारा पकड़ा गया, महुआ ने पृथ्वी अग्नि संरचना को सक्रिय करने के लिए दूर से एक आग का गोला फेंका।
एक विस्फोट हुआ, भयंकर लपटें उठी, आध्यात्मिक शक्ति उमड़ पड़ी और आसपास की चट्टानें टूट गईं। झो दापिंग और अन्य लोग दंग रह गए। मो हुआ चिल्लाया, करो भी। समूह अपनी स्तब्धता से बाहर आया और बिना किसी देरी के अपनी तलवारें निकाली और मुंह के बरसाते हुए उस राक्षस जानवर की ओर दौड़ पड़ा। थोड़ी ही देर में वह राक्षस जानवर जमीन पर लेट गया। मो हुआ ने दूर से अपना सिर बाहर निकाला और पूछा, क्या यह मर गया है? कुछ ही राउंड के बाद राक्षस जानवर को जमीन पर पड़ा देखकर झो दापिंग काफी देर तक स्तब्ध रह गया। फिर उसने धीरे से जवाब दिया, यह मर चुका है। मो हुआ फिर आगे दौड़ा और रक्त चित्रण कला का उपयोग करके राक्षस का रक्त निकालना शुरू कर दिया। मो हुआ की दिव्य भावना से निर्देशित होकर चमकदार लाल राक्षस रक्त बोतल में बह गया। भाई मो, ये किसके लिए है? झो दापिंग पूछे बिना नहीं रह सका। संरचनाएं बनाने के लिए, मो हुआ ने खून निकालना जारी रखते हुए जवाब दिया। ओह, मैं समझ गया, झो दापिंग ने विषय छोड़ते हुए कहा। जब मो हुआ ने खून निकालना समाप्त कर लिया और देखा कि झो दापिंग और अन्य लोग अभी भी मूर्खतापूर्वक वहीं खड़े थे, तो उसने पूछा, क्या तुम इसकी खाल नहीं उतारने वाले हो? मो हुआ ने बताया, इस राक्षस जानवर की खाल उतारो और हड्डियां निकालो और उन्हें बेचने के लिए ले जाओ। इसके बाद उन्हें होश आया और उन्होंने काम शुरू कर दिया। उस राक्षस जानवर को संसाधित किया और उसे भंडारण बैग में डाल दिया। मो हुआ ने उनके लिए हिसाब लगाया कि फॉर्मेशन की लागत कितनी होगी, फॉर्मेशन को सक्रिय करने के लिए कितने स्पिरिट स्टोन लगेंगे। राक्षस जानवर को बेचने और ये पैसे काटने के बाद स्पिरिट स्टोन उनके बीच बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे। दापिंग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, नहीं, यह आपकी उपलब्धि है, हम आत्मा पत्थर कैसे ले सकते हैं? अन्य लोगों ने भी प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। आपने मदद की, आप इसी के हकदार हैं। लेकिन मो हुआ ने उन्हें मना नहीं करने दिया और हाथ हिलाकर अलविदा कहा, मैं अब घर वापस जा रहा हूं, अगर अगली बार कुछ हुआ तो मैं फिर से आपकी मदद मांगूंगा। ये कहकर वह खुशी खुशी घर चला गया। दापिंग और अन्य लोग वहां खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे, उनके भाव जटिल थे। राक्षस जानवर को बेचने के बाद प्रत्येक व्यक्ति 7 या 8 आत्मा पत्थरों को साझा कर सकता था। उन्होंने पहले कभी इतने सारे स्पिरिट स्टोन नहीं कमाए थे। रात के समय बिग ब्लैक माउंटेन के बाहर यू चेंगई ने अपने सामने मौजूद राक्षस जानवर को मारने के लिए 9 बैलों और 2 बाघों की ताकत खर्च कर दी थी। इसमें उन्हें अपेक्षा से अधिक प्रयास करना पड़ा। राक्षस जानवर विशेष रूप से मजबूत नहीं था, लेकिन ये काफी चालाक और तेज था। गंभीर रूप से घायल होने पर भी वह उसके हाथों से बच निकलने के तरीके ढूंढ लेता था। शुरू में उसके पास उस जानवर को घेरने और मारने के लिए काफी मदद थी, जिससे उसका भागना नामुमकिन हो जाता। लेकिन मो हुआ को कुछ लोग उधार देने के बाद उनके घेरे में खय और चौड़ी हो गई। राक्षस जानवर ने कई बार भागने का अवसर लिया और रात होने तक यू चेंगई ने अंततः उसका शिकार किया और उसे मार डाला। अन्य लोग भी कमोबेश घायल हुए, लेकिन सौभाग्यवश वे केवल सतही घाव थे, कोई गंभीर चोट नहीं थी। राक्षस जानवर से निपटने के बाद वे पास के राक्षस शिकार शिविर में आराम करने लगे। यात्रा के लिए बहुत देर हो चुकी थी और दिन भर के श्रम के बाद वे थोड़ी देर आराम भी करना चाहते थे। कुछ मॉन्स्टर हंटर्स ने लालटेन जलाई और मंद पीली रोशनी ने तुरंत तंग शिविर स्थल को गर्म कर दिया। यू चेंगई ने कुछ बोतलें शराब की निकाली और सभी के लिए थोड़ी थोड़ी पिलाईं। उन्होंने अपने प्याले उठाए, एक ही घूंट में पी गए और तेज शराब की जलन से उनके शरीर की थकान दूर हो गई। यू चेंगई ने अपने होठों को चाटते हुए कहा, कितनी अफसोस की बात है, हमारे पास शराब तो है लेकिन मांस नहीं है। एक राक्षस शिकारी ने खांसते हुए अपने स्टोरेज बैग से एक कागज में लिपटा पैकेट निकाला। जब उसने उसे खोला तो उसमें कई पाउंड कटा हुआ बैल राक्षस का मांस निकला। मांस सोया लाल रंग का था और उसमें तीखे मसाले लगे थे तथा उसकी खुशबू बहुत सुगंधित और मसालेदार थी। यू चेंगई ने गाली देते हुए कहा, तुमने इसे पहले क्यों नहीं निकाला? मैंने पहले ही कुछ ड्रिंक्स पी ली हैं। उस आदमी ने बेरुखी से जवाब दिया, तो फिर मत खाओ। मुझे तो बांटने का भी मन नहीं था। कुछ और हंसी मजाक के बाद वे सभी मांस खाने और शराब पीने लगे और दावत का आनंद लेने लगे। किसी ने पूछा, ये गोमांस मोशान के परिवार से है ना? अरे नहीं, उसके परिवार के अलावा और कहाँ मिलेगा इतना स्वादिष्ट मांस। आप नॉर्थ स्ट्रीट पर आध्यात्मिक भोजन भवन में जाए, वहाँ का आध्यात्मिक भोजन बिल्कुल उत्तम है। बहुत महंगा है, इसे खाने में संतुष्टि नहीं मिलती। अगली बार मैं मोशान के साथ घुल मिल जाऊंगा, देखूंगा कि क्या वह मुझे कुछ देगा। तुम्हारे पास कुछ हिम्मत है।
भाड़ में जाओ। वे खाना खाते और बातें करते रहे। फिर भी यू चेंगई की भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। मोशान का जिक्र करते ही उसे अपने बेटे मोहुआ की याद आ गई। वह सोच रहा था कि मोहुआ अब कैसा होगा और क्या उसे किसी खतरे का सामना करना पड़ा है। तभी यू चेंगई घबरा गया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। कुछ शोर हो रहा है। मॉन्स्टर हंटर्स ने जल्दी से अपने कप नीचे रखे, झुके और अपने चाकू निकाले और कैंपसाइट के प्रवेश द्वार की ओर सावधानी से देखने लगे। एक मॉन्स्टर हंटर प्रवेश द्वार पर गया, बगल से झांका और फिर आराम से मुड़कर बोला, यह ओल्ड झाओ है। सभी ने भी राहत की सांस ली। वे अपनी जगह पर बैठ गए और फिर से पीने के लिए अपने कप उठा लिए। बूढ़े झाओ ने शिविर में प्रवेश किया और उन्हें देखकर शाप दिया, मैं पूरी रात यहाँ भागता रहा हूँ और तुम लोग आराम से शराब और मांस का आनंद ले रहे हो। हमने सोचा था कि तुम वापस नहीं आओगे। आपकी पत्नी गर्भवती है। हम सब ने सोचा कि आप उसके पास वापस चले गए हैं। ये तुम्हारा अपना दुर्भाग्य है। समूह हंसा। यू चेंगई ने एक कप शराब डाली और बूढ़े झाओ को बैठने का इशारा किया। बूढ़े झाओ ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई। आधे दिन से सड़क पर थका हुआ और प्यासा होने के कारण उसने प्याला उठाया और उसे गटक गया। मसालेदार शराब उसके गले में जलन पैदा कर रही थी, लेकिन उसे अब ज्यादा आराम महसूस हो रहा था। खुद की मदद करने में असमर्थ यू चेंगई ने पूछा, मोहुआ ठीक है ना? ये सुनकर बूढ़े झाओ की अभिव्यक्ति जटिल हो गई। यू चेंगई का दिल धड़क उठा, क्या कुछ हुआ है? बूढ़े झाओ ने अपना सिर हिलाया, नहीं, वह घर वापस चला गया। ओह, ये तो अच्छा है। यू चेंगई ने राहत की सांस ली, फिर गाली देते हुए कहा, क्या तुम साफ साफ नहीं बोल सकते? तुमने मुझे बहुत डरा दिया। यू चेंगई ने अपने पे का एक और घूंट लिया और सहजता से पूछा, मोहुआ क्या करने गया था? कुछ खास नहीं, राक्षस जानवरों को मारने चला गया था। यू चेंगई ने अपना पेट थूक दिया। क्या? बूढ़े झाओ ने असहाय होकर दोहराया, राक्षस जानवरों को मारने के लिए। प्रथम श्रेणी का मध्य चरण। प्रथम श्रेणी का मध्य चरण। यू चेंगई चौंकी, ये कैसे मारा गया? बूढ़े झाओ ने आह भरी। यू चेंगई को अचानक समझ आ गया और उसने बूढ़े झाओ के कंधे पर थपथपाया। आपने अच्छा किया, बूढ़े झाओ, यह आपके लिए कठिन रहा होगा। ऐसा कहने के बाद उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने अपना संदेह व्यक्त किया। आप घायल नहीं हुए? ऐसा नहीं लगता कि आपने ही उसे मारा है। मैंने इसे नहीं मारा, बूढ़े झाओ ने कहा, कम से कम मुझे नहीं लगता कि मैंने इसे मारा है। यू चेंगई ने भौहें चढ़ाई और कहा, तुम्हारा क्या मतलब है कि यह गिनती में नहीं आता? गोलमोल बातें करना बंद करो और साफ साफ बोलो। बूढ़े झाओ ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया और उत्तर दिया, मोहुआ, उस बच्चे ने एक जाल बिछाया और एक संरचना बनाई। जब राक्षस जानवर जाल में फंस गया तो उसने फायरबॉल तकनीक से संरचना को प्रज्वलित कर दिया और जानवर गंभीर अवस्था में पहुंच गया। फिर हम में से बाकी लोगों को वास्तव में मेरी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि शोधन मध्य चरण के वे युवा गंभीर रूप से घायल राक्षस जानवर को मारने के लिए पर्याप्त थे। यू चेंगई ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। अन्य मॉन्स्टर हंटर्स ने तब कहा, बूढ़े झाओ, क्या तुम शराब पीकर पागल हो गए हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या ये राक्षस जानवर वास्तव में प्रथम श्रेणी के मध्य चरण का हो सकता है? तुमने इतनी तो नहीं पी ली है ना? अब शराब बर्दाश्त नहीं होती। दफा हो जाओ। बूढ़े झाओ को उनसे कोई परेशानी नहीं थी। हालांकि यू चेंगई कुछ हद तक आश्वस्त थे और उन्होंने पूछा, कौन सी संरचना? मुझे कैसे पता होगा? क्या आप पूछ नहीं सकते थे? यू चेंगई ने पूछा। मैं इसके बारे में सोचकर भी बहुत हैरान था, बूढ़े झाओ ने उत्तर दिया। और फिर क्या हुआ? उसके बाद उसने राक्षस जानवर का खून बहाया, हमने उसे बेच दिया और मुझे 8 स्पिरिट स्टोन्स का हिस्सा मिला। यू चेंगई ने उसे तिरस्कार से देखा, तुम एक बच्चे का फायदा उठा रहे हो। बूढ़े झाओ का चेहरा लाल हो गया। मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन मैं मना नहीं कर सका। क्या आप उन आत्मा पत्थरों को रखने में भी सहज महसूस कर सकते हैं? मैं उन्हें कल उसके परिवार के भोजनालय में भेज दूंगी, कुछ मांस खरीदूंगी और वापस लाकर सबके साथ बांटूंगी। यदि आप असहज महसूस करते हैं तो हम आपके साथ बोझ साझा करेंगे। तुम कमीने। वे लोग कुछ देर तक जोर जोर से हंसते रहे। हालांकि यू चेंगई की भौहें सिकुड़ी हुई थीं। क्या हुआ? बूढ़े झाओ ने उसके चेहरे के भाव देखकर पूछा। क्या आप निश्चित हैं कि यह संरचना वास्तव में मध्य चरण के प्रथम श्रेणी के राक्षस जानवर को गंभीर स्थिति में पहुंचा सकती है? यू चेंगई ने गंभीरता से पूछा। बूढ़े झाओ की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है।
ये किस प्रकार का राक्षस जानवर था? एक लाल आंखों वाली भेड़, 3 मीटर से ज्यादा लंबी, धुंधराले सींग, सफेद फर, लाल आंखें और अंतड़ियों का शौकीन। उसने अभी अभी कुछ खाया था, उसका मुंह खून से लथपथ था। इतना कहकर बूढ़े झाओ ने अपना स्टोरेज बैग खोला, खून से सना एक खुर निकाला और कहा, ये भेड़ दानव का खुर है। इसकी कीमत ज्यादा नहीं थी, इसलिए मैंने इसे नहीं बेचा। जब सबने खुर को किसान की जांघ जितना मोटा, खून की तरह लाल, यहां तक कि काले रंग का देखा तो उनकी प्रसन्नता फीकी पड़ गई। ये वास्तव में मध्य चरण का प्रथम श्रेणी का प्राणी है और इसके अलावा यह अपने चरम पर है, जिसने काफी मांस खाया है। एक राक्षस शिकारी ने हिचकिचाते हुए कहा, मोशान का बेटा तो क्यों शोधन के 5वें या 6ठे स्तर पर ही है ना? क्या वह सचमुच इतना शक्तिशाली गठन कर सकता है? मुझे यह असंभव लगता है। ये कहना मुश्किल है कि मेरे बेटे के रतन कवच पर बनी लौह कवच संरचना उसी ने बनाई है। हालांकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन यह वाकई बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है। एक और मॉन्स्टर हंटर ने कहा, यदि आप इसे समझ नहीं सकते तो आप कैसे जान सकते हैं कि यह अच्छा है या नहीं? क्या तुमने सुअर का मांस नहीं खाया, लेकिन क्या तुमने सुअर को दौड़ते नहीं देखा? भीड़ में एक साथ कई आवाजें उठ रही थीं। यू चेंगई ने एक पल सोचा और फिर कहा, मैं कल उससे पूछूंगी। कोई बात नहीं, मैं खुद उससे पूछूंगी कि किस तरह की संरचना का उपयोग किया गया था और क्या ये वास्तव में मध्य चरण के प्रथम श्रेणी के राक्षस जानवर को घायल कर सकती है। बूढ़े झाओ ने सिर हिलाया, लेकिन क्या हमें कल इन माउंटेन नहीं जाना है? यू चेंगई ने उत्तर दिया, हम इसे एक दिन के लिए स्थगित कर देंगे और परसों जाएंगे। सब हैरान थे, क्या ये फॉर्मेशन इतना जरूरी है? एक टीम को एक दिन और इंतजार करवाना? यू चेंगई ने सिर हिलाया, ये हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह नए मॉन्स्टर हंटर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कैसे? उन्होंने पूछा। यू चेंगई ने संक्षेप में सोचा, सभी को देखा और धीरे से कहा, इस संरचना के साथ यदि केवल 3 या 4 क्यूई शोधन मध्य चरण साधक हैं, तो क्या वे मध्य चरण प्रथम श्रेणी के राक्षस जानवर को नहीं मार सकते? भीड़ एक दूसरे की ओर देख रही थी और हर किसी का दिल धड़क रहा था। अगले दिन यू चेंगई विशेष रूप से मोहुआ को खोजने के लिए भोजनालय में गए, जो एक आकृति बना रहे थे। मोहुआ, फिर से एक संरचना बना रहे हो? यू चेंगई ने कुछ कठोरता से अभिवादन किया। अंकल यू। मोहुआ थोड़ा हैरान हुआ, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं आपसे मिलने आया हूँ, यू चेंगई ने मुस्कुराते हुए कहा। मोहुआ भी मुस्कुराया, कल के लिए धन्यवाद अंकल यू। यू चेंगई ने हाथ हिलाकर कहा, कुछ नहीं हुआ। मोहुआ ने फिर से यू चेंगई की ओर देखा और पूछा, अंकल यू, आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, है ना? राक्षस शिकार टीम इतनी व्यस्त थी कि बिना किसी कारण के वह उससे मिलने नहीं आ सकता था। यू चेंगई ने हिचकिचाते हुए पूछा, मोहुआ, कल आपने कौन सी संरचना का उपयोग किया था? कल? मोहुआ ने एक पल सोचा, ये पृथ्वी अग्नि संरचना थी। पृथ्वी अग्नि संरचना? इसकी ध्वनि मात्र से कोई साधारण शक्ति का आभास नहीं होता। यू चेंगई ने सिर हिलाया, फिर कुछ प्रत्याशा के साथ कहा, यह पृथ्वी अग्नि संरचना, क्या यह मध्य चरण के प्रथम श्रेणी के राक्षस जानवर को चोट पहुंचा सकती है? हम, मोहुआ ने जवाब दिया, लेकिन एक ही काफी नहीं होगा। 4-5 को एक साथ मिला दो, तो वे एक मध्यम अवस्था के प्रथम श्रेणी के राक्षस जानवर को बुरी तरह घायल कर सकते हैं। फिर कुछ और वार करके काम हो जाएगा। जैसा कि अपेक्षित था। यू चेंगई एक पल के लिए उत्साहित हो गई, जब आपके पास थोड़ा समय हो तो क्या आप अंकल यू के लिए कुछ चित्र बना सकते हैं? आप उन्हें चाहते हैं अंकल यू, लेकिन ये संरचना आपके लिए उतनी उपयोगी नहीं है ना? मोहुआ ने असमंजस में पूछा। यू चेंगई, जो क्यूई शोधन के 9वें स्तर पर पहुंच गई थी, को मध्य चरण के प्रथम श्रेणी के राक्षस जानवरों का शिकार करने के लिए किसी गठन की आवश्यकता नहीं होगी। अंतिम चरण के प्रथम श्रेणी के राक्षस जानवर के विरुद्ध पृथ्वी अग्नि संरचना की शक्ति सीमित होगी। मुझे अपने लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, यह नए लोगों के उपयोग के लिए है। यू चेंगई ने आह भरी, उनकी साधना अपर्याप्त है और हमारे पीछे आने पर उन्हें कभी कभी लूट का हिस्सा भी नहीं मिलता। उनके अपने पैरों पर खड़े होने का इंतजार करने में बहुत समय लग जाता है। इस संरचना के साथ कम से कम वे कुछ स्पिरिट स्टोन तो कमा सकते हैं। मोहुआ ने दाहू और अन्य लोगों के बारे में सोचा। राक्षस शिकारी बनना खतरनाक तो था ही, साथ ही इससे कोई स्पिरिट स्टोन भी नहीं मिलता था। वास्तव में यह सबसे कठिन समय था। मोहुआ ने सहमति जताते हुए कहा, जरूर, मैं ऐसा कर सकता हूँ।
यू चेंगई ने राहत की सांस ली, फिर उसकी अभिव्यक्ति में संकोच आ गया और उसने अपने दांत पीस लिए इस संरचना को बनाने के बारे में। इसकी लागत कितने आत्मा पत्थरों की होगी? ये संरचना जटिल होनी चाहिए, कम से कम लौह कवच संरचना से तो अधिक, इसलिए शुल्क अधिक होना चाहिए, लेकिन वह वास्तव में बहुत अधिक स्पिरिट स्टोन नहीं दे सकता था। यू चेंगई को अंततः समझ आ गया कि उसके पिता को कैसा महसूस हुआ होगा। ये जानते हुए कि वह बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है, फिर भी अनिच्छा से मांग रहा था। आत्मा के पत्थर तो ज्यादा नहीं दे पा रहा था, फिर भी दूसरों से विनती कर रहा था कि वे उस पर कोई उपकार करें। और यह अनुग्रह एक किशोर से मांगा जा रहा था, वह भी कोई कम नहीं। सामान्य रूप से उदार यू चेंगई खुद को नीचे देखने से नहीं रोक सकी, वह मोहुआ की नजरों से नजरें मिलाने में बहुत शर्मिंदा थी। मोहुआ ने मन ही मन आह भरी। चाहे वह एल्डर यू थे या अंकल यू, वे दोनों ही गर्वित व्यक्ति थे, फिर भी दोनों अन्य राक्षस शिकारियों के लिए अपने अहंकार और सम्मान को एक तरफ रखने को तैयार थे। मोहुआ को गहरा सम्मान महसूस हुआ, उसकी गहरी आंखें चमक उठीं, फिर वह मुस्कुराया और बोला, अंकल यू, चलो एक सौदा करते हैं। यू चेंगई हैरान रह गई, सौदा? हाँ, सौदा हो गया। मोहुआ ने कहा, तुम मुझे बस आध्यात्मिक स्याही दे दो, मैं आकृतियां बना दूंगा। तुम किसी को उन्हें राक्षसों के शिकार के लिए ले जाने के लिए कहो। अर्जित आत्मा पत्थरों को बांटने के बाद आकृतियां बनाने के शुल्क के रूप में मुझे एक हिस्सा दे दो। यू चेंगई की आंखें भी चमक उठीं और उन्होंने कहा, यह एक बढ़िया विचार है, लेकिन मेरी एक और शर्त है। मोहुआ ने कहा, जो भी तुम्हें चाहिए बस कह दो। यू चेंगई ने दिल से कहा, वह नहीं चाहती थी कि मोहुआ को नुकसान हो। मैं जानवरों के मारे जाने के बाद राक्षस का खून चाहता हूँ। राक्षस का खून? यू चेंगई हैरान थी, तुम्हें राक्षस के खून की क्या जरूरत है? आध्यात्मिक स्याही के साथ मिश्रण करना और आकृतियां बनाने के लिए उपयोग करना। ये सुनकर कि यह संरचना के उपयोग के लिए है, यू चेंगई ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, कोई भी राक्षस का खून नहीं चाहता, ये सब तुम्हारा है। हालांकि यू चेंगई ने एक पल के लिए रुककर सोचा, फिर कहा, क्या हम आपके लिए राक्षस का खून इकट्ठा कर सकते हैं? बड़ा काला पहाड़ काफी खतरनाक है, बेहतर होगा कि आप वहां न जाएं। मोहुआ ने कहा, ऐसा करने के लिए आपको रक्त चित्रण कला जाननी होगी, मुझे ये स्वयं करना होगा। अच्छा ऐसा है। यू चेंगई को थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मोहुआ जोखिम उठाए, लेकिन मोहुआ का जाना जरूरी था। बस बहुत सावधान रहना, यू चेंगई ने आग्रह किया। हम अंकल यू, चिंता मत करो, मैं सतर्क रहूंगा, मोहुआ ने आश्वासन दिया। कुछ छोटी छोटी बातों पर चर्चा करने के बाद यू चेंगई ने कहा, तो फिर मैं अब वापस चला जाऊंगा और आपकी फॉर्मेशन पेंटिंग में कोई बाधा नहीं डालूंगा। जाते समय उसने कुछ पाउंड गोमांस भी खरीदा। मोहुआ ने उसे अलविदा कहा। हाथ में गोमांस लिए यू चेंगई भोजनालय से बाहर निकले। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके दिल से बोझ उतर गया हो, उन्हें ताजगी और स्फूर्ति महसूस हुई हो। कितना अच्छा बच्चा है, न केवल स्मार्ट और समझदार, बल्कि तकनीक बनाने में समझदार और बेहद प्रतिभाशाली भी। वास्तव में अनुभव सब पर भारी पड़ता है, और लोगों के बारे में उनके पिता का निर्णय सचमुच सटीक था। शुरू में जब उसके पिता ने उससे मोहुआ को देखने और उससे परिचित होने के लिए कहा, तो वह कुछ हद तक अनिच्छुक था, लेकिन अब वह लगभग चाहता था कि वह मोशान के परिवार के बगल में जाकर रहने लगे। बिना सिर उठाए या नीचे किए एक दूसरे को देखना ही वास्तव में एक दूसरे से परिचित होने का कारण बनता है। मुझे बूढ़े झाओ और अन्य लोगों को याद दिलाना होगा, अगर वे पहाड़ में मोहुआ से मिलते हैं तो उन्हें उस पर नजर रखनी होगी, हम उसे कुछ भी नहीं होने दे सकते। यू चेंगई ने मन ही मन संकल्प लिया। यू चेंगई के जाने के बाद मोहुआ ने भी राहत की सांस ली। वह सोच रहा था कि वह आध्यात्मिक स्याही के साथ मिलाने के लिए और अधिक राक्षस रक्त का संग्रह कैसे कर सकता है। केवल दाहू और उसके दो साथियों के साथ उनके पास जनशक्ति की कमी थी, और वह हमेशा अंकल यू से लोगों को उधार देने के लिए नहीं कह सकता था। अब ये और भी बेहतर हो गया था, उसे बस आकृतियां बनानी थी और फिर रक्त चित्रण कला का उपयोग करके राक्षस का रक्त निकालना था। नौसिखिए राक्षस शिकारी भी राक्षस शिकार में अनुभव प्राप्त कर सकते थे और साथ ही कुछ स्पिरिट स्टोन भी कमा सकते थे। आखिरकार राक्षस शिकारी वास्तव में अमीर नहीं थे। इस तरह से सोचने पर उसने अंकल यू की मदद की थी और अंकल यू ने उसकी मदद की थी। इस तरह एक तीर से दो पक्षियों को मार दिया था। मोहुआ ने जल्दी से कई पृथ्वी अग्नि संरचनाएं बनाई और उन्हें यू चेंगई को सौंप दिया।
यू चेंगई ने लोगों से राक्षस जानवरों का शिकार करने के लिए पृथ्वी अग्नि संरचनाओं का उपयोग करने का प्रयास करवाया, लेकिन वे असफल रहे। समस्या जाल की स्थिति को लेकर थी। अन्य राक्षस शिकारी भी जाल बिछा सकते थे, लेकिन उनके लिए स्थान अच्छे नहीं थे तथा उनकी तकनीकें भी अपरिष्कृत थीं, जिन्हें राक्षस जानवर आसानी से पहचान लेते थे। यदि राक्षस जानवर जाल में नहीं फंसते, तो उन्हें सीमित नहीं किया जा सकता था, और यदि सीमित नहीं किया जाता तो वे स्वाभाविक रूप से पृथ्वी अग्नि संरचना के विस्फोट को ट्रिगर नहीं कर सकते थे। यू चेंगई मोहुआ से पूछने आई कि क्या कोई समाधान है। मोहुआ ने एक पल के लिए सोचा और फिर अंकल चू गुआंगशान की सिफारिश की। मोहुआ ने जाल बिछाने की अपनी विधि अंकल चू से सीखी थी। स्वाभाविक रूप से वह इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे। इसलिए चू गुआंगशान, जो बुरी तरह घायल हो गया था और राक्षस शिकार जारी रखने में असमर्थ था, फिर से राक्षस शिकार दल में शामिल हो गया और बिग ब्लैक माउंटेन में प्रवेश किया। वह राक्षस जानवरों पर नजर रखने, जाल बिछाने, फिर मोहुआ की पृथ्वी अग्नि संरचनाओं को स्थापित करने और फिर उन्हें अग्नि पत्थरों से युक्त तीरों से विस्फोट करने का प्रभारी था। पृथ्वी अग्नि संरचना के विस्फोट के बाद उसे स्वयं कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अन्य राक्षस शिकारी स्वाभाविक रूप से राक्षस जानवरों को खत्म कर देते। यद्यपि वह बुरी तरह से घायल हो गया था और राक्षस जानवरों से लड़ने में असमर्थ था, फिर भी वह उनका शिकार करने में मदद कर सकता था, और अंत में उसे आत्मा पत्थरों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मिला। अपने हिस्से के आत्मिक पत्थरों से चू गुआंगशान ने कई चीजें खरीदी और जियांग यून के साथ मिलकर उनका आभार व्यक्त किया। लेकिन दोनों में से कोई भी बोलने में अच्छा नहीं था। जियांग यून का चेहरा लाल हो गया था, जबकि चू गुआंगशान कुछ अवाक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। पति पत्नी को अपनी बात कहने में संघर्ष करते देख मोहुआ भावुक हो गए, लेकिन उन्हें ये कुछ मनोरंजक भी लगा। उसने मन ही मन सोचा, ये पुरानी कहावत सच थी, आप किसी व्यक्ति को तब तक नहीं जान सकते जब तक आप उसके साथ एक घर साझा नहीं करते। पृथ्वी अग्नि संरचना का प्रभाव अपेक्षाओं से अधिक था। यू चेंगई गलत नहीं थे। पृथ्वी अग्नि संरचना के साथ क्यूई शोधन के छठे स्तर पर केवल कुछ साधक एक रैंक एक मध्य चरण राक्षस जानवर का शिकार कर सकते थे, और जब तक वे सावधान थे तब तक कोई महत्वपूर्ण हताहत नहीं होगा। इससे पहले मॉन्स्टर हंटिंग टीम में अनुभवी लोग शामिल होते थे जो नए शिकारियों को सलाह देते थे, तथा कई अनुभवी शिकारी अपने साथ कुछ नए शिकारी भी लाते थे। इससे न केवल नए लोगों को सुरक्षा मिली, बल्कि उन्हें पर्यावरण से परिचित होने, अनुभव प्राप्त करने, अपने ताओवादी कौशल को निखारने और यहाँ तक कि अपने घरेलू आय में सहायता के लिए कुछ आत्मिक पत्थरों को साझा करने का अवसर भी मिला। हालांकि टीम बनाने की इस पद्धति ने अनुभवी राक्षस शिकारियों की शिकार क्षमता को काफी कम कर दिया। अब जब संरचना स्थापित हो चुकी है, तो जब तक नौसिखियों को कुछ बुनियादी तकनीकें सिखा दी जाती हैं, वे स्वयं शिकार कर सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी अग्नि संरचना राक्षस जानवरों को सीधे गंभीर रूप से घायल कर देगी, उनके चैनल क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, उनकी राक्षसी शक्ति धीरे धीरे प्रसारित होगी, और उनके कई मुश्किल युद्धाभ्यास तैनात नहीं किए जा सकेंगे, इसलिए ये नवागंतुक भी अपेक्षाकृत सुरक्षित होंगे। पृथ्वी अग्नि संरचना के कारण नौसिखिए आत्मा पत्थर कमा सकते थे और अनुभवी अधिक आसानी से शिकार कर सकते थे, जिससे सभी राक्षस शिकारियों का जीवन अधिक आरामदायक हो जाता था। हालांकि मोहुआ केवल एक व्यक्ति थी, और यद्यपि वह संरचनाओं को शीघ्रता से बना सकती थी, फिर भी एक दिन में वह कितनी पृथ्वी अग्नि संरचनाएं बना सकती थी, इसकी एक सीमा थी। यू चेंगई ने इस पर विचार किया और कुछ पृथ्वी अग्नि संरचनाओं को बचाने और इसके स्थान पर अधिक जनशक्ति नियुक्त करने का निर्णय लिया। 5 पृथ्वी अग्नि संरचनाओं का उपयोग करके जानवरों को खत्म करने के लिए 3 या 4 राक्षस शिकारियों की आवश्यकता थी। अब 3 संरचनाओं के साथ अंतिम प्रहार करने के लिए 6 या 7 राक्षस शिकारी हैं। परिणाम कमोबेश एक जैसे ही थे। मोहुआ पृथ्वी अग्नि संरचना से बहुत परिचित थी, समय के साथ उन्हें तेजी से और अधिक कुशलता से तैयार करती गई, और शिकार के लिए उसके द्वारा तैयार की गई पृथ्वी अग्नि संरचना का उपयोग करने वाले राक्षस शिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया, लगभग सभी साधक जो क्यूई शोधन के मध्य चरण में थे, मोहुआ से परिचित हो गए। कुछ लोगों ने मोहुआ द्वारा बनाए गए लौह कवच संरचनाओं के साथ रतन कवच पहना था, कुछ ने शिकार के लिए मोहुआ द्वारा बनाए गए पृथ्वी अग्नि संरचनाओं का उपयोग किया, अन्य लोगों ने अपने परिवार के दरवाजों और खिड़कियों पर मोहुआ द्वारा बनाए गए संरचनाएं रखी थीं। यहाँ तक कि क्यूई शोधन के अंतिम चरण में भी अधिकांश साधक मोहुआ को पहचानते थे।
कुछ लोगों के मोशान के साथ जीवन रक्षक संबंध थे और स्वाभाविक रूप से वे मोहुआ को अच्छी तरह से जानते थे। कुछ ने मोशान से मोहुआ से उनके लिए संरचनाएं तैयार करने के लिए कहा था। भले ही कुछ का मोहुआ के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था, उन्होंने रिश्तेदारों या ताओवादी दोस्तों से इस जूनियर फॉर्मेशन मास्टर के बारे में सुना था। और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें यू चेंगई ने व्यक्तिगत रूप से बिग ब्लैक माउंटेन के अंदर मोहुआ की अतिरिक्त देखभाल करने का निर्देश दिया था। इस तरह मोहुआ 1 महीने से अधिक समय तक पहाड़ में घुल मिल गया और उसने पाया कि पहाड़ के बाहरी हिस्से में लगभग हर कोई उससे परिचित हो गया था। अक्सर जब वह घूमता था तो उसके पहचाने हुए किसान उसका अभिवादन करते थे। वहां कुछ किसान भी थे जो उन्हें पहाड़ से तोड़े गए जंगली फल देते थे। खट्टा मीठा, कुरकुरा और स्वादिष्ट। जंगली फलों के अलावा कुछ लोग सूखा भोजन, मांस, पाइन नट्स और चावल से बनी शराब भी देते थे। कुछ भी लाए बिना भी मोहुआ जी भरकर खा सकता था और पेट भरकर संतुष्ट होकर घर लौट सकता था। चून की बदले में कुछ न देना असभ्यता माना जाता है, इसलिए मोहुआ ने अपनी मां से प्रत्येक पर्वतीय अभियान के लिए अपने भंडारण बैग में विभिन्न स्वादों वाले कई पाउंड कटे हुए गोमांस पैक करने के लिए कहना शुरू कर दिया। जब अन्य लोग उसका इलाज करते तो वह उन्हें अपना गोमांस खिलाता। जैसे जैसे ये सब चलता रहा, कुछ लोगों को पहाड़ों में मोहुआ से मिलने की उम्मीद होने लगी। विशेष रूप से कुछ अनुभवी राक्षस शिकारी जिन्हें शराब पीने की लालसा थी, लेकिन उसके साथ मांस की कमी थी। पहले जब वे राक्षसों का शिकार नहीं कर रहे होते थे तो वे एक पल भी अधिक समय तक पहाड़ पर नहीं रुकना चाहते थे। अब जब समय बचता तो वे जानबूझकर बाहरी पहाड़ के पहाड़ी रास्तों पर मोहुआ के आने का बेसब्री से इंतजार करते। फिर वे मोहुआ को पेस्ट्री और जंगली फल देते और मोहुआ उन्हें पी के साथ मांस परोसता। इन राक्षस शिकारियों को यू चेंगई द्वारा मोहुआ पर नजर रखने का काम सौंपा गया था, और कभी कभी जब मोहुआ को पहाड़ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था तो वे मदद करते थे। मोहुआ को उनकी दयालुता याद आई, इसलिए कभी कभी जब उसके पास कोई विशेष कारण नहीं होता था तब भी मोहुआ पहाड़ पर कुछ मांस ले आता था। पर्वतीय परिदृश्य के बीच बड़ी चट्टानों पर उनके साथ बैठता था, मांस का आनंद लेता था और राक्षसों के शिकार की उनकी कहानियां सुनता था। कभी कभी वे मांस के स्वाद पर टिप्पणी करते थे, जैसे कि यह पर्याप्त मसालेदार नहीं है, चबाने लायक नरम नहीं है, या खेल का स्वाद उनके स्वाद के लिए बहुत हल्का है। टिप्पणी करते समय वे मांस को ऐसे खा रहे थे मानो वह सबसे स्वादिष्ट चीज हो। कुछ राक्षस शिकारियों ने तो ये भी सलाह दी कि पहाड़ों से प्राप्त कुछ जड़ी बूटियां बहुत अच्छी होती हैं तथा मांस पकाते समय उन्हें मांस में मिलाने से उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। मोहुआ की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत पूछा कि ये जड़ी बूटियां कहाँ मिल सकती हैं। पहाड़ों में बहुत सारे हैं, आपको उन्हें स्वयं खोजना होगा। मॉन्स्टर हंटर ने यह बात एक पतली पुस्तिका निकालते हुए कही, जिसमें विभिन्न फूलों, पौधों और पेड़ों का चित्रण था और यह भी बताया गया था कि इन पौधों के किन भागों का उपयोग मसालों के रूप में किया जा सकता है। उनमें से कुछ फूल थे, कुछ पत्तियां थीं, कुछ तने और शाखाएं थीं और कुछ में ओस, फूलों का पेस्ट, पेड़ों का राल और भी बहुत कुछ था। कुल मिलाकर इसकी दर्जनों किस्में थीं। राक्षस शिकारी ने मोहुआ को ये पुस्तिका केवल एक शर्त पर दी कि उसे स्वादिष्ट मांस पकने के बाद चखने की अनुमति दी जाएगी। मोहुआ ने इसे खजाना समझते हुए उत्सुकता से सिर हिलाया। इसके बाद जब मोहुआ पहाड़ों को पार कर रहा था तो उसकी नज़र पुस्तिका में सूचीबद्ध मसालों पर थी। यदि उसे कोई मिलता तो वह उसे उठा लेता और बाद में उसे अपनी मां के पास घर ले जाता। लियू रुहुआ भी बहुत खुश थी। वह हमेशा से ही विभिन्न ताओवादी पाककला व्यंजनों पर शोध करने में लगी रहती थी और इन मसालों के साथ उसकी पाककला और भी निखर सकती थी। मसालों का उपयोग करके लियू रुहुआ ने कुछ मांस व्यंजन बनाए। मोहुआ ने उन्हें चखा और पाया कि वास्तव में स्वाद में सुधार हुआ था और बाद का स्वाद अधिक जटिल था। मोहुआ ने जैसा वादा किया था मॉन्स्टर हंटर के लिए कुछ मांस चखने के लिए लाया। खाने के बाद मॉन्स्टर हंटर की अभिव्यक्ति शांत और खुले विचारों वाली थी, मानो उसने इस जीवन काल में बिना किसी पछतावे के मौत का स्वाद चख लिया हो। उसकी अभिव्यक्ति इतनी अतिरंजित थी कि मोहुआ को समझ नहीं आया कि क्या कहे। मोहुआ ने कुछ फॉरगेटफुल रेसिडेंट्स को भी वितरित किया। बाय ज़िशेंग ने इसे चखा और स्वाद में सुधार देखकर ईर्ष्या से कहा, मोहुआ, तुम्हारी मां सचमुच महान है। ऐसा कहने के बाद उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने सुझाव दिया, तुम अपनी मां से क्यों नहीं पूछ लेते कि क्या वह मुझे पालक पुत्र के रूप में लेगी। मोहुआ ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। बाय ज़िक्सी भी खुद को रोक नहीं सकी और उसने बाय ज़िशेंग के माथे पर एक कागज की गेंद फेंक दी।
मो हुआ द्वारा श्री ज्वांग के लिए लाया गया गोमांस सबसे अच्छा था, जिसकी प्रस्तुति बहुत ही उत्कृष्ट थी, जिसमें 5 या 6 व्यंजन शामिल थे। प्रत्येक व्यंजन को या तो चटक हरे प्याज या तीखी लाल चटनी से सजाया गया था। प्रत्येक व्यंजन एक अनूठा स्वाद प्रदान कर रहा था। एक निवाला चखने के बाद मिस्टर ज्वांग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। कुछ पल बाद वह खुद को विलाप करने से नहीं रोक पाए। स्वाद की इच्छाएं व्यक्ति के दृढ़ संकल्प को भ्रष्ट कर सकती हैं। फिर भी वह एक और निवाला खाने से खुद को नहीं रोक सका। मसाले बहुत अच्छे थे और खाद्य व्यापार और भी अधिक फला फूला। मो हुआ बहुत खुश हुआ और उसने निर्णय लिया कि जब वह मसाले इकट्ठा कर रहा है तो क्यों न कुछ औषधीय जड़ी बूटियां और अन्य ऐसी चीजें भी इकट्ठा कर ली जाएं। आखिरकार संरचनाएं स्थापित करने और राक्षस जानवरों का शिकार करने के लिए वास्तव में उसकी आवश्यकता नहीं थी। उसे बस संरचनाओं को रंगना था और फिर अंत में उन्हें रंगना था। शेष समय में वह आमतौर पर बाहरी पहाड़ों पर टहलते रहते थे। मसाले इकट्ठा करना, जड़ी बूटियां इकट्ठा करना और खनन करना, ये सभी एक ही कार्य के भाग थे। मो हुआ ने ओल्ड मिस्टर फैन की तलाश की और ताओ कल्टीवेशन हर्बलिज्म की एक प्रति प्राप्त की। फिर मास्टर चेन के पास गए और ताओ कल्टीवेशन मिनरल रिकॉर्ड्स की एक प्रति प्राप्त की। उन्होंने औषधीय जड़ी बूटियों और विभिन्न खनिजों की खोज के लिए दोनों पुस्तकों में दिए गए विवरणों का उपयोग किया। इससे न केवल ताओ साधना के बारे में उनका ज्ञान बढ़ेगा, बल्कि उन्हें कुछ औषधीय जड़ी बूटियां और खनिज भी इकट्ठा करने का मौका मिलेगा। आखिरकार ये सुविधा का मामला है और अवसर को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। मो हुआ ने जो जड़ी बूटियां एकत्र की उन्हें बूढ़े श्री फैन को दे दिया, जबकि जो खनिज उसने निकाले उन्हें उसने मास्टर चेन को दे दिया। वे मो हुआ के प्रति विनम्र नहीं थे और उसे कहते थे कि जब भी उसे गोलियों या आध्यात्मिक कलाकृतियों की आवश्यकता हो तो वह उनसे संपर्क करे। इसलिए मो हुआ ने बिग ब्लैक माउंटेन के बाहर अपना जीवन व्यतीत किया, नक्शे बनाए, मसाले ढूंढे, कुछ जड़ी बूटियां चुनी, खनिजों की खुदाई की और अन्य राक्षस शिकारियों द्वारा राक्षस जानवरों को मारने की प्रतीक्षा की। उसके बाद ही वह उनका खून बहाएगा और आध्यात्मिक स्याही को मिलाने के लिए स्टॉक जमा करेगा। एक दिन उसने देखा कि ज्यादा से ज्यादा राक्षस शिकारी पृथ्वी अग्नि संरचना का इस्तेमाल कर रहे थे। अक्सर जब तक वह दक्षिण में मारे गए किसी राक्षस जानवर का खून बहाता, तब तक उत्तर में एक और राक्षस मर चुका होता। जब तक वह इसके बारे में सुनता, तब तक उत्तर में राक्षस जानवर इतना ठंडा हो चुका होता कि खून बहना असंभव हो जाता। और बस इसी तरह मॉन्स्टर ब्लड की 10 बोतलें बर्बाद हो गईं। ऐसा कई बार होने के बाद मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं और सोचा, मुझे इसका कोई समाधान सोचना होगा, वरना ये बहुत बेकार हो जाएगा। शाम को घर पहुंचने पर मो हुआ छोटी सी मेज पर लेटकर गहरी सोच में डूबा हुआ था। राक्षस जानवरों के मरने के बाद मो हुआ को जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचना था। सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि उसकी आवाज को प्रसारित किया जाए। हालांकि मो हुआ ने इसके बारे में पूछताछ की और पाया कि आवाज संचरण संरचना, आवाज संचरण ताबीज या अन्य संबंधित तकनीकें क्यूई शोधन क्षेत्र में साधकों के लिए सुलभ नहीं थीं। तो क्या वहां कोई स्काउटिंग प्रकार की संरचनाएं थीं? मो हुआ डेस्क पर झुक गया और लैंप की रोशनी में कई बार 1000 फॉर्मेशन कैटलॉग को पलटा, लेकिन कोई उपयुक्त फॉर्मेशन नहीं मिला। काफी देर तक देखने के बाद उसकी गर्दन में दर्द होने लगा। मो हुआ अपना छोटा सा सिर पीछे झुकाकर लकड़ी की कुर्सी के पिछले हिस्से पर लेटकर सोचने लगा। यदि वास्तव में ऐसा कोई गठन अस्तित्व में था, तो 1000 गठन सूची में समान रिकॉर्ड होना चाहिए। स्काउटिंग प्रकार की संरचनाएं इतनी दुर्लभ नहीं होनी चाहिए कि कुलीन या संप्रदाय उन्हें संजोकर रखें और गुप्त रखें। यदि कैटलॉग में वे शामिल नहीं थे, तो एक और संभावना थी, ये संरचनाएं मिश्रित संरचनाएं थीं। स्काउटिंग प्रकार की संरचनाओं को वांछित प्रभाव प्राप्त करने के लिए संभवतः विभिन्न एकल संरचनाओं के संयोजन की आवश्यकता होती थी। चूंकि 1000 संरचना सूची में केवल एकल संरचनाएं ही एकत्रित की जाती थीं, इसलिए ऐसी संरचनाओं के रिकॉर्ड का अभाव सामान्य बात थी। यौगिक संरचनाएं। मो हुआ ने आह भरी। ऐसा लग रहा था कि उसे मिस्टर ज्वांग से फिर सलाह लेनी पड़ेगी। अगले दिन मो हुआ भुलक्कड़ निवास पर गया और सबसे पहले बाई ज़िशेन की तलाश की। बाई ज़िशेन का गठन ज्ञान व्यापक नहीं था, इसलिए उसने मदद के लिए अपनी छोटी बहन बाई जिक्सी की ओर देखा। एक क्षण सोचने के बाद बाई जिक्सी ने कहा, कोई भी मौजूद नहीं है। स्काउटिंग फॉर्मेशन कुछ जटिल हैं और प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन में नहीं मिल सकते हैं, कम से कम मैंने तो कभी नहीं देखा। क्या ऐसे ही कुछ और भी हैं? किस तरह से समान? मेरा मतलब है, कुछ ऐसा जिससे मुझे पता चल सके कि कोई फॉर्मेशन कहाँ सक्रिय हुआ है।
या कोई राक्षस जानवर मर गया है। मो हुआ ने सोचा और कहा। बाय जिक्सी चुप हो गई। यौगिक संरचनाएं भी ठीक हैं, मो हुआ ने कहा। बाय जिक्सी की नाजुक भौहें, जो अर्धचंद्र के समान थीं, थोड़ी सिकुड़ गईं और एक संक्षिप्त प्रतिबिंब के बाद उसकी लंबी पलकें फड़फड़ा उठी जब उसने जवाब दिया। कंपास पेरेंट चाइल्ड फॉर्मेशन। कंपास अभिभावक बालक गठन। मो हुआ ने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। बाय जिक्सी ने सिर हिलाया। यह एक संयुक्त संरचना है जो आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव को महसूस कर सकती है। ये देखकर कि मो हुआ अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाई थी, उसने समझाया, किसी भी रूपांकन की उत्तेजना साधकों के बीच युद्ध आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव उत्पन्न करेगा। एक बार उतार चढ़ाव होने पर रूपांकन उसे अनुभव कर सकता है। मो हुआ को अचानक विचार आया और उसने पूछा, क्या आप जानते हैं कि इस संरचना को कैसे स्थापित किया जाता है? मुझे नहीं पता, आपको सज्जन से पूछना होगा। ठीक है, धन्यवाद, मो हुआ ने कहा। उत्तर पाना पहले से ही एक अप्रत्याशित खुशी थी। बाय जिक्सी का संरचनाओं के बारे में ज्ञान मो हुआ की कल्पना से कहीं अधिक गहरा था। मो हुआ ने प्रशंसा भरी नजरों से उसकी ओर देखा और प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। जिक्सी, तुम बहुत कुछ जानती हो। ये बस औसत है, बाय जिक्सी ने उदासीनता से जवाब दिया, फिर भी उसके गोरे चेहरे की नाजुक ठोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाए बिना नहीं रहा जा सका। मो हुआ फिर श्री जुआंग को खोजने चला गया। जैसी कि उम्मीद थी, श्री जुआंग बांस के कमरे में सो रहे थे, इसलिए मो हुआ दहलीज पर बैठकर उनका इंतजार कर रहा था। प्रतीक्षा करते समय मो हुआ ने सोचा कि वह बाद में क्या पूछेगा। थोड़ी देर में शांत हॉल में हल्की हवा का झोंका आया, जो मो हुआ के कंधे को छूता हुआ गुजरा। मो हुआ को तब पता चला कि वह सज्जन जाग गए हैं। वह उठा, अपने कपड़े ठीक किए, अंदर जाकर मिस्टर जुआंग से मिला और उन्हें अपने आने का मकसद बताया। श्री जुआंग की भौहें उठ गईं, उनकी दिलचस्पी बढ़ गई। कंपास अभिभावक बाल संरचना। हाँ सज्जन, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? मो हुआ ने काली स्पष्ट आंखों से श्री जुआंग को देखा। श्री जुआंग को मना करना थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, यह एक मिश्रित संरचना है। आपके लिए मिश्रित संरचनाएं सीखना अभी थोड़ा जल्दी है, श्री जुआंग ने कहा। मो हुआ ने जवाब दिया, सज्जन, मैं 8 फॉर्मेशन पैटर्न वाले फॉर्मेशन आरेख तो बना ही सकता हूं, लेकिन 9 पैटर्न वाला आरेख तो अभी बहुत दूर की बात लगती है। लगता नहीं कि मैं इसे जल्द ही बना पाऊंगा। लेकिन 8 पैटर्न बनाना मेरे लिए कुछ हद तक अरुचिकर हो गया है, इसलिए मैं मिश्रित संरचनाएं सीखने का प्रयास करना चाहता हूं। श्री जुआंग की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, लेकिन उनकी आंखों में एक सूक्ष्म बदलाव आया। 8 पैटर्न बनाना अब अरुचिकर हो गया है। क्यूई शोधन क्षेत्र के 5वें स्तर में 8 संरचना पैटर्न बनाने में सक्षम होना और फिर भी इसे अरुचिकर पाना। यहां तक कि उन्हें भी लगा कि उनके युवा शिष्य की बातें धीरे धीरे कुछ अपमानजनक होती जा रही हैं। श्री जुआंग ने खांसते हुए बूढ़े कुई को बुलाया और उसे अपने पास बुलाया। बूढ़े कुई को श्री जुआंग के इरादे का पता था, इसलिए उन्होंने शेल्फ के पीछे से एक किताब निकाली और मो हुआ के सामने रख दी। पुस्तक के कवर पर लिखा था, यौगिक संरचना संकलन का परिचय। पहले मैंने तुम्हें यौगिक संरचना की प्रारंभिक समझ दी थी क्योंकि यह बुनियादी है। तुम्हें इसे और पढ़ना चाहिए। श्री जुआंग ने अपनी बात पूरी की और मो हुआ के सामने रखी किताब की ओर इशारा करते हुए कहा, इस यौगिक संरचना परिचय संकलन में कंपास पेरेंट चाइल्ड संरचना के संरचना आरेख शामिल हैं। इसे सीखने से पहले यौगिक संरचना की प्रारंभिक समझ को पूरा पढ़ो और अगर कुछ समझ ना आए तो मेरे पास आओ। मो हुआ बहुत खुश हुआ और फिर पूछा, सज्जन, क्या मैं इस पुस्तक में अन्य यौगिक संरचनाएं भी सीख सकता हूं? मिस्टर जुआंग ने मो हुआ की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। हाँ, जब तक तुम सीखने में सक्षम हो, तुम सब कुछ सीख सकते हो। शुक्रिया सज्जन, मैं अब आपके आराम में खलल नहीं डालूंगा। मो हुआ ने खुशी से सिर झुकाया और फिर किताब पकड़े हुए बांस के कमरे से बाहर निकल गया। श्री जुआंग अपनी बांस की कुर्सी पर लेट गए और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। बूढ़ी कुई ने भावशून्य स्वर में कहा, क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है? चिंता मत करो, ये सिर्फ एक मिश्रित संरचना है। खुद को रोक न पाने के कारण बूढ़े कुई ने कहा, आपने उसे जो दिया है वह संपूर्ण कंपाउंड फॉर्मेशन संकलन है। ये सिर्फ परिचयात्मक है। बूढ़े कुई ने आंखें घुमाई, क्या परिचयात्मक? वहां की कुछ संरचनाएं तो क्यूई शोधन क्षेत्र के किसी व्यक्ति के सीखने के लिए भी नहीं है ना? श्री जुआंग चुप रहे। बूढ़ी कुई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास कोई योजना है?
कुछ श्री जुआंग ने बांस की कुर्सी पर लेटे हुए उत्तर दिया, उनकी आंखें गहरी होती जा रही थीं। मैं बस ये देखना चाहता हूं कि अगर वह स्वयं सीखने की कोशिश करे तो वह क्या हासिल कर सकता है। मो हुआ अपने साथ यौगिक संरचना संकलन का परिचय पुस्तक घर ले आया और उसे पलटने से खुद को रोक नहीं सका। उन्होंने वास्तव में कुछ समय पहले ही श्री जुआंग द्वारा दी गई यौगिक संरचना की प्रारंभिक समझ को पूरा किया था और पुस्तक के कुछ ज्ञान के बारे में झांग लेन से परामर्श भी किया था। हालांकि उन्होंने किताब को जल्दी जल्दी पढ़ा था, जिससे उन्हें केवल सही समझ ही मिली थी और उन्होंने ज्यादातर मिश्रित संरचनाओं का चित्र बनाने की कोशिश भी नहीं की थी। इसलिए उन्हें विषय की थोड़ी बहुत जानकारी ही थी। चूंकि मिश्रित संरचनाओं को ऊपरी स्तर की संरचनाएं माना जाता था और यह जानते हुए कि वह अभी तक आवश्यक स्तर पर नहीं था, मो हुआ ने उनमें बहुत अधिक प्रयास नहीं किया था। लेकिन अब जबकि श्री जुआंग ने उन्हें यौगिक संरचना संकलन दे दिया था और उन्हें यौगिक संरचनाएं सीखने की अनुमति दे दी थी, तो इससे ये संकेत मिलता था कि श्री जुआंग की दृष्टि में उनकी दिव्य इंद्रिय यौगिक संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए तैयार थी। मो हुआ को श्री जुआंग के प्रति बहुत सम्मान था। अपने व्यापक ज्ञान और संरचनाओं में असाधारण कौशल के साथ श्री जुआंग के आश्वासन कि वे सीख सकते हैं का अर्थ था कि वे पुस्तक में सभी यौगिक संरचनाओं को सीखने में सक्षम होंगे, जो अब ऊपर के स्तर पर नहीं थे। इसके अलावा पुस्तक का शीर्षक था कंपाउंड फॉर्मेशन संकलन का परिचय। चूंकि यह परिचयात्मक था, इसलिए यह बहुत कठिन नहीं होना चाहिए था। मो हुआ ने यही सोचा। यौगिक संरचना संकलन का परिचय में मो हुआ को कंपास पेरेंट चाइल्ड संरचना का संरचना आरेख मिला। कंपास पेरेंट चाइल्ड फॉर्मेशन एक अपेक्षाकृत सरल गोल्डन सीरीज कंपाउंड फॉर्मेशन है। इस संरचना में दो एकल संरचनाएं शामिल हैं। एक है कंपास मदर संरचना, जिसमें 8 संरचना पैटर्न है, और दूसरी है कंपास चाइल्ड संरचना, जिसमें केवल 3 संरचना पैटर्न शामिल हैं। कंपास पेरेंट चाइल्ड फॉर्मेशन का मुख्य फॉर्मेशन पिवट व्यापक रूप से प्रयुक्त 5 तत्व फॉर्मेशन पिवट है, जो स्वर्ण श्रृंखला आध्यात्मिक शक्ति के प्रतिकर्षण और आकर्षण का उपयोग करके यह मापता है कि क्या एक निश्चित सीमा के भीतर आध्यात्मिक शक्ति में प्रबल उतार चढ़ाव है। मो हुआ ने संक्षेप में समग्र संरचना की समीक्षा की और फिर संरचना आरेख को नोट किया तथा पहले कुछ बार इसका अभ्यास करने की योजना बनाई। चूंकि यह औपचारिक रूप से संयुक्त संरचना बनाने का उनका पहला प्रयास था, इसलिए जब तक मो हुआ ने संरचना के सभी पैटर्न और संरचना धुरी की क्रियाविधि को नोट करना समाप्त किया, तब तक दोपहर के 1 बज चुके थे। मो हुआ बिस्तर पर लेट गया, अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। उनकी चेतना के श्वेत सागर के विस्तार में एक प्राचीन ताओवादी स्तंभ उभरा।